हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वामी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो हम जो शुरू किए थे क्वेश्चन आंसर सीरीज, तो उसको चलो आज एक पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें हम शुरू करेंगे इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट चैप्टर है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। ये बुक को जल्दी जल्दी आप डाउनलोड करके इसको क्या करिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। एंड आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है एंड कमेंट मस्ट करना है आपको, ठीक है। कंपलसरी कमेंट करना पड़ेगा आपको। तो चलो इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट चैप्टर शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाइए, क्या दिया है पढ़ लेते हैं। लिस्ट द सेफगार्ड आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 67 इन रेस्पेक्ट ऑफ द पावर सर्च और सीजर। तो यहाँ पे क्या क्या सेफगार्ड है, ठीक है। जो भी सेक्शन नंबर 67 में अवेलेबल है इन रेस्पेक्ट ऑफ पावर ऑफ सर्च एंड सीजर के अगेंस्ट पे क्या क्या सेफगार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सेफगार्ड क्या है, तो यहाँ पे जो भी सीज गुड्स या डॉक्यूमेंट करेंगे तो वहाँ पे वो मैक्सिमम रख सकते हैं पीरियड ऑफ, जो भी एग्जामिनेशन के लिए जितना पीरियड चाहिए उससे ज़्यादा वो नहीं रख सकते हैं, उनको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसका फोटो कॉपीज या जेरॉक्स कॉपी निकाल सकते हैं, ठीक है। बट कस्टडी ऑफ जो भी डॉक्यूमेंट जिसके पास है उनका अप्रूवल लेकर आप यहाँ पे फोटो कॉपी या उसका जेरॉक्स निकाल सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे सीज गुड्स, ठीक है। अगर वहाँ पे सीज गुड्स अगर नोटिस विद इन 6 मंथ नहीं इशू होता है तो वहाँ पे उसको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। बट 6 मंथ को यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। कितना मंथ है, 6 मंथ फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे इन्वेंटरी ऑफ सीज गुड्स बनाना पड़ेगा सीजिंग ऑफिसर को, ठीक है। उसके बाद कुछ पेरिसेबल गुड्स या हाजरियस गुड्स है उसको डिस्पोज करना पड़ेगा इमीडिएटली, ये सब सेफगार्ड है। उसके बाद सीपीसी का प्रोविजन मानना पड़ेगा, सीपीसी का प्रोविजन मानना पड़ेगा। जब आप कॉपीज निकालेंगे तो वहाँ पे सीपीसी का प्रोविजन मानना पड़ेगा। ये कुछ सेफगार्ड है जो कि अवेलेबल हो जाता है जो भी जिसका गुड्स सीज होता है या डॉक्यूमेंट सीज होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, हु कैन ऑर्डर कैरिंग आउट इंस्पेक्शन अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे कौन ऑर्डर देगा इंस्पेक्शन के लिए, एंड यहाँ पे इंस्पेक्शन अंडर कौन सा सर्कमस्टांसेस पे ये इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर मेनली देते हैं जॉइंट कमिश्नर या उसका ऊपर वाला ऑफिसर मेनली देते हैं। यहाँ पे कौन देते हैं ये इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। बट वो जो एनी अदर ऑफिसर भी यहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एनी अदर ऑफिसर ऑफ दी CGST SGST यहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, बट अप्रूवल कहाँ से लेना पड़ेगा, जॉइंट कमिश्नर या ऊपर वाला ऑफिसर से। यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए ऑफिसर जो भी CGST होगा तो वहाँ पे वो ऑथराइजेशन लेगा, रिटर्न ऑथराइजेशन कहाँ से, जॉइंट कमिश्नर या एबव वाला ऑफिसर से। एंड यहाँ पे जॉइंट कमिश्नर या एबव ऑफिसर तो वो डायरेक्टली इंस्पेक्शन कर सकते हैं। एंड इंस्पेक्शन कौन सा सिचुएशन में वो मुझे लगता है, जब सप्रेस करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन या सप्रेस कर रहे हैं स्टॉक या अगर क्लेम कर रहे हैं एक्सेस ITC, ठीक है। ये सब सिचुएशन में लगता है मेनली। आपका और भी ट्रांजैक्शन है जहाँ पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सही से दिखा नहीं थे, या कॉन्ट्रवेंशन करते हैं कोई भी प्रोविजन फॉर इवेजन ऑफ टैक्स के लिए, या अगर ट्रांसपोर्टर या ओनर या ऑपरेटर या वेयर हाउस या गोडाउन या एनी अदर प्लेस में अगर गुड्स जहाँ पे छुपा के रखते हैं तो वहाँ पे भी अगर डाउट होता है उसको जो भी ऑफिसर को, तो वहाँ पे वो इंस्पेक्शन करा सकता है, ठीक है। सप्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, सप्रेशन ऑफ स्टॉक, एक्सेस क्लेम ऑफ ITC, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी प्रोविजन, या अगर कोई ओनर वेयर हाउस कीपर या गोडाउन कीपर या ट्रांसपोर्टर अगर कोई भी गुड्स छुपाते हैं तो वहाँ पे अगर डाउट होगा तो वहाँ पे भी इंस्पेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यहाँ पे हु कैन ऑर्डर फॉर सर्च एंड सीजर। तो यहाँ पे ऑर्डर सर्च एंड सीजर के लिए कौन ऑर्डर देगा, वही जो भी ऑफिसर रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर या एबर, तो वो ऑथराइज करेंगे कोई भी ऑफिसर को सर्च एंड सीज करने के लिए डॉक्यूमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट या थिंग्स। यहाँ पे सर्च एंड सीज करने के लिए पावर दे देंगे, ठीक है। एंड सर्च ऑथराइजेशन कौन देगा, जॉइंट कमिश्नर या एबव वाला ऑफिसर देंगे। यहाँ पे अगर उनको रीजन टू बिलीव अगर होता है, कोई भी अगर गुड्स अगर लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन अगर होता है तो वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट या बुक्स को यहाँ पे सर्च एंड सीज करने के लिए, यहाँ पे कोई भी हिडन प्लेस में अगर छुपाते हैं तो वहाँ पे सर्च एंड सीज के लिए यहाँ पे परमिशन दे देते हैं, ठीक है। उसके जॉइंट कमिश्नर या एबव ऑफिसर यहाँ पे भी खुद भी यहाँ पे सर्च सीज कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बुक्स या थिंग्स यहाँ पे सर्च सीज कर सकते हैं, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या दिया है, डिस्क्राइब द पावर दैट कैन एक्सरसाइज बाय एन ऑफिसर ड्यूरिंग ए वैलिड सर्च। तो यहाँ पे क्या क्या पावर यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकता है कोई भी ऑफिसर ड्यूरिंग सर्च, सर्च जब कर रहा है तो वहाँ पे क्या क्या पावर वो लगा सकता है। जैसे यहाँ पे जब सर्च एंड सीज कर रहा है तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, जो भी लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन जो भी गुड्स होता है या डॉक्यूमेंट अगर होगा तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, कोई भी प्रीमाइसेस में अगर हो तो वहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हैं, मीन्स प्रीमाइसेस को जा सकते हैं सर्च करने के लिए जहाँ पे गुड्स या थिंग्स या बुक्स या डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर का पावर है कि यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं डोर, अगर वहाँ पे वो अगर डिनाई करेंगे, यहाँ पे एक्सेस करने के लिए अगर डिनाई करेंगे तो वहाँ पे बुक का जो भी बुक जहाँ पे है तो उसका डोर को ब्रेक कर सकते हैं अगर वो डिनाई करेंगे एक्सेस देने से। उसके बाद अगर कोई भी कैरिंग आउट सर्च के टाइम अगर वो ब्रेक कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं कोई भी अलमीरा या बॉक्स, ठीक है। अगर वो डिनाई करते हैं तो वहाँ पे भी वो उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी बुक्स या रजिस्टर या अकाउंट्स अगर कहाँ पे है कौनसिल है अगर वो छुपा के रखते हैं तो वहाँ पे डाउट अगर होगा जहाँ पे भी वो जा सकते हैं, कोई भी प्रीमाइसेस में जा सकते हैं या कोई भी डोर में अगर वहाँ पे अगर रखा हुआ है अलमीरा या कोई भी रूम में अगर रखा हुआ है छुपा के तो वहाँ पे उनको एक्सेस देना पड़ेगा। अगर एक्सेस डिनाई करेंगे तो वहाँ पे उसको वो क्या कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी प्रीमाइसेस को घुसने के लिए नहीं देंगे तो वहाँ पे उसको सील कर सकते हैं, ठीक है। सील द प्रीमाइसेस इफ एक्सेस इज डिनाइड, अगर डिनाई करेंगे एक्सेस तो वहाँ पे सील कर सकते हैं, पूरा बिल्डिंग को सील लगा देते हैं जैसे बैंक वाले आकर।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द सेफगार्ड प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 69 टू ए पर्सन हु इज प्लेस अंडर अरेस्ट। तो जिसके ऊपर अरेस्ट का प्रोविजन लगता है तो वहाँ पे क्या क्या सेफगार्ड है। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वहाँ पे उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ग्राउंड, किसके ग्राउंड के थ्रू उसको अरेस्ट किया गया है, एंड 24 आवर के अंदर वहाँ पे उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास। उसके बाद अगर वो नॉन कॉग्निजेबल है, जो कि है बेलेबल है, तो वहाँ पे बेल में उसको छोड़ देंगे, या अगर बेल में कोई अगर नहीं लेते हैं तो वहाँ पे उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास। उसके बाद सीपीसी का प्रोविजन यहाँ पे हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अरेस्ट जब होगा कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए तो वहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे जो भी ग्राउंड है अरेस्ट का, एंड प्रोड्यूस करेंगे बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वहाँ पे उसको बेल में मिल जाएगा, अगर बेल में कहीं नहीं लेते हैं तो वहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे कस्टडी ऑफ मजिस्ट्रेट। उसके बाद यहाँ पे अरेस्ट प्रोविजन कैसे होगा, तो वो सीपीसी के हिसाब से यहाँ पे अरेस्ट का जो भी प्रोविजन लग जाएगा। उसके बाद अरेस्ट किसको बोलेंगे, तो अरेस्ट तो ऐसे जीएसटी में कोई भी अरेस्ट का डेफिनेशन नहीं बताया है, जीएसटी में कोई भी अरेस्ट का डेफिनेशन नहीं बताया है। मेनली अरेस्ट मीन्स हम अगर टेकिंग कस्टडी, किसका कस्टडी अगर ले जाते हैं अंडर सम लॉफुल और लीगल अथॉरिटी के थ्रू, अगर हम उसका जो भी कस्टडी अगर लेते हैं तो वहाँ पे उसको बोलते हैं अरेस्ट। इन अदर वर्ड्स अरेस्ट किसको बोलेंगे, अरेस्टेड एक पर्सन को हम अरेस्टेड कब बोलेंगे, तो अरेस्टेड मानेंगे या बोलेंगे कब, अगर उसका रिस्ट्रेन कर देंगे उसका लिबर्टी ऑफ पावर, लिबर्टी ऑफ पावर या कॉलर ऑफ लॉफुल वारंट से अगर उसका लिबर्टी या पावर को खत्म कर देंगे, रिस्ट्रेन कर देंगे, तो उसको बोलेंगे अरेस्ट, ठीक है। ये डेफिनेशन नहीं आता है फाइनल लेवल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट द सर्कमस्टांसेस व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर कैन ऑथराइज अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन अंडर सीजीएसटी। तो यहाँ पे आप सर्कमस्टांसेस बताइए जहाँ पे अरेस्ट कर सकता है। तो सर्कमस्टांसेस अगर देखेंगे तो वहाँ पे सेक्शन नंबर 132 का सबसेक्शन 1 का 4 क्लॉज है, ए बी सी डी, एंड सेक्शन नंबर 132 सबसेक्शन 2 का जो भी ग्राउंड है तो वहाँ पे अरेस्ट करेंगे अगर अगर वहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा अगर टैक्स विभाजन होगा, ठीक है, 2 करोड़ से अगर टैक्स विभाजन ज़्यादा होगा, प्लस सब्सिक्वेंट अगर वहाँ पे विभाजन करेगा, मीन्स रिपीटेड अगर टैक्स विभाजन करेगा तो वहाँ पे उसको अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे 4 ग्राउंड क्या था, पहला था अगर वो इन्वॉइस इशू ना कर सप्लाई कर रहा है, या सप्लाई नहीं करके इन्वॉइस इशू कर रहा है, या अगर टैक्स कलेक्ट करता है बट 3 मंथ हो गया अभी तक डिपॉजिट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये ग्राउंड है। और क्या है ग्राउंड, ऑलमोस्ट हो गया। तो यहाँ पे कमिश्नर जो भी सीजीएसटी एसजीएसटी वो अरेस्ट कर सकते हैं अगर रीजन टू बिलीव दैट, अगर कोई भी पर्सन अगर वो पनिशेबल होता है अंडर सेक्शन नंबर 132 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी डी या 132 सबसेक्शन 2, तो वहाँ पे उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सन अरेस्टेड होगा अगर जो भी टैक्स विभाजन अगर 2 करोड़ से ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या क्या है, वो जो ऑफेंसेस है मेनली, अगर वो सप्लाई करा है विदाउट इन्वॉइस, या इन्वॉइस इशू करा है विदाउट सप्लाई, या अगर टैक्स कलेक्ट करा है बट गवर्नमेंट को 3 मंथ हो गया वो पेमेंट नहीं किया है, एक्सेस अगर क्रेडिट यहाँ पे आईटीसी अगर वो एक्सेस मीन्स गुड्स या सर्विसेज एक्चुअल सप्लाई नहीं किया है बट आईटीसी यहाँ पे अवेल कर रहा है, तो वहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे अरेस्ट करना पड़ेगा अगर 2 करोड़ से ज़्यादा होगा टैक्स विभाजन। उसके बाद मॉनिटरी लिमिट नॉट एप्लीकेबल, ये 2 करोड़ का लिमिट नहीं देखेंगे, अगर वो सब्सिक्वेंटली करता है, रिपीटेड अगर ऑफेंस करता है तो वहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि यहाँ पे डिस्कस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन टू हुम समन इशूड। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, जिसके पास समन जाता है, तो जिसके पास समन जाता है उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर पर्सनली वहाँ पे समन गया है कि पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा तो वहाँ पे पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पे प्रेजेंट करा सकते हैं, अगर वहाँ पे पर्सनल समन अगर नहीं चाहिए, एंड जो भी सब कुछ वहाँ पे पूछेंगे सब कुछ सही बताना है, एंड जो भी डॉक्यूमेंट सब कुछ पूछेंगे सब कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ पे देना पड़ेगा। तो यही सब समन अगर कोई भी भेजते हैं कोई भी पर्सन के पास, तो वो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि उसको लीगली बाउंड हो जाएगा कि वो आइदर पर्सन और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वहाँ पे जाकर पहुँचेगा, एंड बाउंड टू स्टेट ट्रूथ, जो भी बोलेगा सब कुछ ट्रूथ बोलेगा, एंड यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी मांगेंगे तो वहाँ पे सब कुछ प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया है कि एक्सप्लेन द सिचुएशन इन हुइच एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस इज अलाउड अंडर सेक्शन नंबर 71। तो यहाँ पे बताइए सिचुएशन जहाँ पे एक्सेस देना पड़ेगा, बिजनेस प्रीमाइसेस में एक्सेस देना पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 71। उसके बाद क्या क्या रिकॉर्ड वहाँ पे वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जब एक्सेस करेंगे बिजनेस प्रीमाइसेस तो वो रिकॉर्ड आपको बताना पड़ेगा। मेनली उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कशन करेंगे डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं, बट यहाँ पे एक्सेस कौन सा सिचुएशन में देना पड़ेगा उनको, जो भी जीएसटी ऑफिसर को। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अगर चल रहा है तो वहाँ पे ड्यूली एम्पावर्ड ऑफिसर जो भी ऑथराइज ऑफिसर है तो वो एक्सेस करेगा बिजनेस प्रीमाइसेस को, ठीक है। इंक्वायरी के लिए वो प्रीमाइसेस में एंटर करेगा। उसके बाद जो भी ऑफिसर वो इंस्पेक्ट करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सब कुछ यहाँ पे वो चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी पर्सन इंचार्ज ऑफ सच प्रीमाइसेस वो फर्निश करेगा सब कुछ, जो भी डॉक्यूमेंट सब कुछ फर्निश करेगा, ठीक है। उसके बाद पर्सन इंचार्ज ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस आर ऑल्सो ड्यूली बाउंड। तो पर्सन इंचार्ज उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि जो भी अगर ऑडिट चल रहा है, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट है या कोई भी ऑडिटिंग पार्टी को सब कुछ, जो भी ऑफिसर है जीएसटी का सब कुछ उनको भी सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट ऑडिट पार्टी को देना पड़ेगा, जो भी प्रॉपर ऑफिसर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट सब कुछ उनको देना पड़ेगा यहाँ पे
डॉक्यूमेंट सब कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट में क्या क्या आ जाएगा, तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे 6 चीज़ें आएगा डॉक्यूमेंट में। पहला है जो भी जीएसटी में जो भी रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट सब कुछ वो एक डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस आ जाएगा उसमें। उसके बाद आपका कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगा एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी प्रिस्क्राइब होगा। तो यहाँ पे क्या क्या सब कुछ आ जाएगा रिकॉर्ड्स में। तो पहला है रिकॉर्ड्स जो भी प्रिपेयर एंड मेंटेन करता है रजिस्टर पर्सन, ठीक है। रजिस्टर पर्सन जो भी मेंटेन करता है अंडर जीएसटी, ठीक है। जीएसटी एक्ट में जो भी सब कुछ मेंटेन कर रहा है प्रिस्क्राइब मैनर में। उसके बाद ट्रायल बैलेंस या स्टेटमेंट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स ड्यूली ऑडिटेड है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है या एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सब कुछ यहाँ पे फर्निश करना पड़ेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन भी सेम है, पावर क्या रहेगा ऑफिसर का जब वो एक्सेस करेगा बिजनेस प्रीमाइसेस। तो एक तो वो वहाँ पे जाकर सब कुछ चेक करेगा एंड ये जो पावर होता है मेनली जॉइंट कमिश्नर या ऊपर वाला ऑफिसर का, ये ऑथराइज करते हैं जो भी ऑफिसर को, वो जाकर वहाँ पे क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। इंस्पेक्ट क्या करेंगे, वही बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर प्रोग्राम एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंड यहाँ पर्सन इंचार्ज सब कुछ यहाँ पे देगा किसके पास, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या जो भी प्रॉपर ऑफिसर को सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। क्या क्या प्रोवाइड करेगा, वही रिकॉर्ड्स आ जाएगा, डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस या कोई भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिपोर्ट एंड आपका अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स। उसके बाद जो भी स्क्रूटिनी के लिए उनको देना पड़ेगा, ऑफिसर या ऑडिट पार्टी या चार्टर्ड अकाउंटेंट को देना पड़ेगा। 15 डेज के अंदर यहाँ पे देना पड़ेगा, जो भी वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे ये 15 डेज के अंदर उनको देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट सब कुछ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द सिचुएशन इन व्हिच एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस अलाउड। तो आप एक्सप्लेन करिए कहाँ पे एक्सेस मिल जाता है एंड यहाँ पे क्या क्या रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वही ये क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद जो भी बड़ा चैप्टर है डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर को चलो चलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलो उसके बाद डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर शुरू करते हैं। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इससे क्वेश्चन अगर देखें लगभग 30 to 35 क्वेश्चन इसमें आ जाता है, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर बार एक क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। एंड एमसीक्यू भी आता रहता है, तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको सीरियसली देखना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनलिस्ट द सर्कमस्टेंसेस फॉर व्हिच एक सो कॉज नोटिस कैन बी इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर अंडर सेक्शन नंबर 73। तो यहाँ पे आपको सिचुएशन बताना पड़ेगा, सर्कमस्टेंसेस बताना पड़ेगा जहाँ पे सो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन नंबर 73 जो कि अदर देन फ्रॉड के लिए मेनली प्रॉपर ऑफिसर इशू करता है। एंड स्पेसिफाई द टाइम लिमिट, टाइम लिमिट क्या रहेगा फॉर इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस, प्लस यहाँ पे टाइम लिमिट फॉर ऑर्डर कब इशू करेगा प्रॉपर ऑफिसर वो भी बताना पड़ेगा। तो पहले सिचुएशन देखते हैं, ये मेनली इशू करते हैं सो कॉज नोटिस प्रॉपर ऑफिसर कब 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 अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि टैक्स इज नॉट पेड या टैक्स शॉर्ट पेड या इरोनियसली रिफंडेड या आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज, तो वहाँ पे ये सो कॉज नोटिस इशू करते हैं अगर अदर देन फ्रॉड होगा, ठीक है। टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, इरोनियसली रिफंडेड या आईटीसी आपका यूटिलाइज रॉन्गली यूटिलाइज या अवेल अगर होगा तो वहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर अदर देन फ्रॉड का रीजन के लिए विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट टू इवेट टैक्स जो कि अदर देन फ्रॉड के लिए वो मेनली इशू करता है। एंड टाइम लिमिट क्या रहेगा, 3 मंथ फ्रॉम दी 3 मंथ बिफोर दी पासिंग दी ऑर्डर। तो यहाँ पे 3 मंथ एटलीस्ट कहाँ से 3 ईयर से 3 मंथ कम है, तो यहाँ पे मेनली सो कॉज नोटिस इशू होगा 2 ईयर एंड 9 मंथ, 2 ईयर एंड 9 मंथ। एंड ये कहाँ से काउंट होगा, ये आपका काउंट हो जाएगा ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न उससे 2 ईयर 9 मंथ के अंदर यहाँ पे सो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ईयर 9 मंथ। उसके बाद ऑर्डर कब इशू होगा, ऑर्डर यहाँ पे 3 ईयर के अंदर इशू करना पड़ेगा ऑर्डर, ठीक है। अदर देन फ्रॉड के लिए 3 ईयर के अंदर ऑर्डर इशू करना पड़ेगा। एंड 3 ईयर कहाँ से लेंगे, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न का जो भी रहेगा उस डेट से यहाँ पे आपको ऑर्डर एंड सो कॉज नोटिस के लिए 2 ईयर 9 मंथ है, ठीक है। एंड यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न क्या लेंगे, तो जो भी ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न मेनली लेते हैं 35 दिसंबर दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो वहाँ पे लेते हैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है। 35 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर मेनली मानते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि डिस्कस ब्रीफली द टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ सो कॉज नोटिस कंटेंट अंडर सेक्शन नंबर 73 74। तो यहाँ पे टाइम लिमिट क्या रहेगा सो कॉज नोटिस इशू करने के लिए, तो अगर अदर देन फ्रॉड होगा 73 का केस है तो वहाँ पे 2 ईयर एंड 9 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। उसके बाद अगर वो फ्रॉड का सिचुएशन है 74 है तो वहाँ पे 4 ईयर एंड 6 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। समझ आ गए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे दिया है कि इज देयर एनी टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब फॉर एडजुडिकेशन ऑफ केसेस। तो यहाँ पे टाइम लिमिट है क्या, एडजुडिकेशन ऑफ केसेस मीन्स ऑर्डर पास करने के लिए कुछ टाइम लिमिट है क्या, यस है। अगर वो फ्रॉड का अदर देन फ्रॉड का केस है तो वहाँ पे 3 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट से 3 ईयर के अंदर यहाँ पे अदर देन फ्रॉड के लिए, एंड फ्रॉड के लिए 5 ईयर लेंगे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो 5 ईयर के अंदर यहाँ पे ऑर्डर इशू करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक पर्सन वो चार्जेबल विथ टैक्स इन केस ऑफ फ्रॉड। तो यहाँ पे एक पर्सन वो चार्जेबल हो जाता है फ्रॉड का सिचुएशन में, मीन्स 74 सेक्शन में ये चार्जेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये डिसाइड करता है कि पे अमाउंट ऑफ डिमांड एलोंग विथ इंटरेस्ट देने के लिए राजी हो जाता है बिफोर इशू ऑफ नोटिस, इशू होने से पहले ये देने के लिए जो भी टैक्स इंटरेस्ट देने के लिए राजी हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इम्यूनिटी अवेलेबल है क्या, उस पर्सन के पास कुछ इम्यूनिटी मिल जाएगा क्या, यस। अगर वो नोटिस इशू करने से पहले, अगर नोटिस इशू करने से पहले जो भी टैक्स है एंड इंटरेस्ट है
एंड पेनल्टी अगर दे देगा, ठीक है, पेनल्टी अगर नोटिस इशू करने से पहले अगर वो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अगर दे देगा, एंड पेनल्टी कितना देगा, जो भी 15% ऑफ टैक्स, 15% ऑफ टैक्स अगर दे देगा, तो ये तीनों अगर दे देगा एंड इन्फॉर्म कर देगा प्रॉपर ऑफिसर को, तो वहाँ पे उसके पास शो कोर्ट नोटिस नहीं आएगा, ठीक है, शो कोर्ट नोटिस नहीं आएगा उसके पास। यस, अगर जो भी पर्सन अगर वो पे कर देता है टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी 15% ऑफ द टैक्स है, ठीक है, एंड वो असर्टेन खुद कर सकता है या प्रॉपर ऑफिसर अगर असर्टेन करके देगा एंड वो अगर इन्फॉर्म कर देगा, तो वहाँ पे कोई भी नोटिस नहीं आएगा उसके पास, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, रॉजुल एसोसिएट्स, उसके पास आता है एक शोकोज नोटिस 31 दिसंबर 2023 में आता है अंडर सेक्शन नंबर 73 ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए, मीन्स अदर देन फ्रॉड का सिचुएशन आ रहा है। पीरियड एंड फ्रॉड कहाँ पे किए हैं, अदर देन फ्रॉड जो भी शॉर्ट पेमेंट कहाँ पे किए हैं, फ्रॉम द पीरियड बिटवीन 1 जुलाई 2019 एंड 31 दिसंबर 2019 के बिटवीन वो जो शॉर्ट पेमेंट किया है। इट हैज़ बीन अपॉर्चुनिटी गिवन फॉर पर्सनल हियरिंग, कब अपॉर्चुनिटी दी है, 15 जनवरी 2024 में अपॉर्चुनिटी दी है। तो यहाँ पे एडवाइस राजुल एसोसिएट्स आज टू व्हाट शुड बी रिटर्न सबमिशन इन द रिप्लाई, क्या क्या वो शो कोज नोटिस जो भी इशू की हैं, तो रिटर्न सबमिशन क्या देगा, मीन्स वो रिप्लाई क्या देगा। तो यहाँ पे अगर देखें शो कोज नोटिस अदर देन फ्रॉड सिचुएशन में मेनली 2 ईयर एंड 9 मंथ के अंदर मेनली इशू करना पड़ता है शो कोज नोटिस, एंड 2 ईयर 9 मंथ कहाँ से लेंगे, जो भी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो यहाँ पे जो भी अगर देखें ये कौन सा पीरियड है, ये मेनली 31 दिसंबर 2019 एंड 1 जुलाई 2019, ये आपका कौन सा ईयर में आता है, ये आता है 1920 फाइनेंशियल ईयर में आता है। तो उसके लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न क्या रहेगा, वो रहेगा 31 दिसंबर 2020 रहेगा, ठीक है, 2020 रहेगा। इससे अगर आप देखेंगे 2 ईयर या 9 मंथ कब खत्म होगा, तो ये खत्म होगा 30 सितंबर 2023 में ये खत्म होगा 2 ईयर 9 मंथ, मीन्स इस पीरियड तक वो शोकोज नोटिस उसके पास इशू हो सकता है। बट यहाँ पे शोकोज नोटिस मीन्स पर्सनल हियरिंग के लिए यहाँ पे नोटिस आता है 15 जनवरी 2024, मीन्स यहाँ पे टाइम बैड हो चुका है, ठीक है, टाइम बैड हो चुका है, मीन्स यहाँ पे जो भी टाइम लिमिट के अंदर यहाँ पे शोकोज नोटिस इशू नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे टाइम बैड हो गया है, तो जो भी शोकोज नोटिस इशू किया है वो इनवैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न सबमिशन में रिप्लाई क्या देगा शोकोज नोटिस को, तो यहाँ पे जो भी शोकोज नोटिस इशू किया है नॉर्मल पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो नॉट सस्टेनेबल है, वैलिड नहीं है। तो शोकोज नोटिस मेनली इशू करना पड़ता है 3 मंथ फ्रॉम दी टाइम लिमिट जो भी स्पेसिफाई होता है ऑर्डर के लिए। तो ऑर्डर के लिए 3 ईयर रहता है, उसका 3 मंथ बिफोर मीन्स 2 ईयर 9 मंथ के अंदर उसको नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। एंड ऑर्डर यहाँ पे पास करना पड़ता है 3 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। तो यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ करंट सिचुएशन में 35 दिसंबर रहता है फाइलिंग ऑफ एनुअल ड्यू डेट का, जो भी रिटर्न का ड्यू डेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद शो कोज नोटिस यहाँ पे मैक्सिमम इशू कर सकता है 2 ईयर या 9 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो ये करंट सिचुएशन में ये मेल जो भी शॉर्ट पेड हुआ है 1 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2019 के बिटवीन, उसके लिए फाइनेंशियल ईयर है 1920 है, एंड उसका फाइलिंग ऑफ ड्यू डेट क्या रहेगा, तो वो रहेगा 35 दिसंबर 2023। बट यहाँ पे शो कोज नोटिस इशू हुआ है उसके बाद, मीन्स अब तक इशू कर सकता है, ठीक है। शो कोज नोटिस अगर उसके बाद इशू होता है तो वहाँ पे वो टाइम बैड हो जाएगा, ठीक है, एंड डीम टू बी कंक्लूडेड मानेंगे, जैसे वो वहाँ पे जो डिमांड वो ऑलरेडी कंक्लूड हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी कंक्लूड हो चुका है जैसे मानेंगे, तो वहाँ पे नॉट सस्टेनेबल होगा, टाइम बैड हो चुका है क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि ए एंड कंपनी वो सेल्फ असेस टैक्स लाइबिलिटी है 90,000 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल के लिए सेल्फ असेस टैक्स लाइबिलिटी है 90,000 है, बट फेल टू मेक द पेमेंट, बट वो पेमेंट नहीं कर पाता है। सब्सिक्वेंटली डिपार्टमेंट इनिशिएटेड पेनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ए एंड कंपनी फॉर रिकवरी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन नंबर 73 फॉर फेलियर टू पे जीएसटी एंड इशू शोकोज नोटिस ऑन 10th अगस्त विच वॉज रिसीव्ड बाय ए एंड कंपनी 14 अगस्त। तो यहाँ पे मेनली सेल्फ असेस टैक्स लाइबिलिटी है 90,000, बट वहाँ पे अप्रैल मंथ का था, बट वो फेल मीन्स पेमेंट नहीं करता है। सब्सिक्वेंटली डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, वहाँ पे पेनल्टी लगा देता है अंडर सेक्शन नंबर 73, ठीक है, क्योंकि वो फेलियर टू पे जीएसटी नहीं पेमेंट करता है। एंड शो कोज नोटिस इशू होता है 10th अगस्त में, ठीक है, एंड रिसीव करा है वो 14 अगस्त में, ठीक है। उसके बाद ए एंड कंपनी डिपॉजिट द टैक्स एलॉन्ग विथ इंटरेस्ट वो डिपॉजिट कर देता है 25 अगस्त को, वो डिपॉजिट कर देता है एंड इन्फॉर्म कर देता है डिपार्टमेंट को सेम डेट में। एंड डिपार्टमेंट यहाँ पे वो कितना वो कंटेंट कर रहा है कि वो लाइबल पेनल्टी कितना होगा, वो 45,000 के लिए पेनल्टी लाइबल होगा, क्योंकि 90,000 का 50% यहाँ पेनल्टी लगेगा, डिपार्टमेंट ये बोल रहा है। तो आपको बताना पड़ेगा करेक्टनेस ऑफ द स्टैंड जो भी डिपार्टमेंट लिया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट, आपको बताना पड़ेगा रिलेवेंट प्रोविजन के हिसाब से। तो यहाँ पे सेल्फ असेस टैक्स लाइबिलिटी जब होगा तो सेल्फ असेस टैक्स लाइबिलिटी जो भी ड्यू डेट है अप्रैल मंथ का ड्यू डेट मेनली रहता है May 20 रहता है, नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख रहता है ड्यू डेट। तो ड्यू डेट का जो कि 30 डेज के अंदर उसको पेमेंट करना पड़ता है, बट यहाँ पे वो एक्चुअली पेमेंट किया है वो 25 अगस्त को वो पेमेंट किया है, मीन्स ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया है सेल्फ असेस टैक्स, तो वहाँ पे उसको देना पड़ेगा पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है, पेनल्टी देना पड़ेगा। पेनल्टी कितना लगेगा, तो यहाँ पे पेनल्टी देना पड़ेगा 10% ऑफ जो भी टैक्स ड्यूज है, जो कि है 90,000 का 10% और 10,000 व्हिचएवर इज हायर उतना पेनल्टी देगा। तो यहाँ पे अगर देखें 9,000 और 10,000
विच एवर इज हायर, तो 10,000 यहाँ पे हायर है तो यहाँ पे 10,000 उसको पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है, 10,000 उसको पेनल्टी देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट जो बोला है कि हाँ पेनल्टी देगा, बट यहाँ पे जो 45,000 डिपार्टमेंट लगाया है वो गलत है। डिपार्टमेंट का एक जो पार्शियल करेक्ट है, क्योंकि डिपार्टमेंट बोल रहा है पेनल्टी लगेगा, ठीक है वो करेक्ट है, बट 45,000 पेनल्टी नहीं लगेगा, यहाँ पे 10,000 पेनल्टी लगेगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि एवरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद शोकोस नोटिस इशू होता है ऑन 31 जनवरी 2023 में शोकोस नोटिस इशू होता है ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पेमेंट, जो कि अदर देन फ्रॉड वाला केस में, ठीक है। एंड यहाँ पे शॉर्ट पेमेंट किया है ड्यूरिंग द पीरियड 1 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2019। ये क्वेश्चन सेम की हैं, बट यहाँ पे ये जो पीरियड चेंज कर दिया है वो था 31 जनवरी 2024, बट यहाँ पे 31 जनवरी 2023 है, ठीक है, नहीं तो और सब कुछ सेम है। एवरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड वो कंटेंट कर रहा है कि शोकोस नोटिस जो भी इशू हुआ है वो टाइम बार है, वो यहाँ पे कंटेंट कर रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन दी टेक्निकल वेरासिटी ऑफ दी कॉन्टेंशन ऑफ दी एवरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का आपको टेक्निकल वेरासिटी बताना पड़ेगा, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे बता देते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी 2 ईयर 9 मंथ तक आप इशू कर सकते हैं शोकोस नोटिस फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो यहाँ पे ये जो पीरियड आता है फाइनेंशियल ईयर 1920 में आता है, 2019-20 में फाइनेंशियल ईयर में आता है, उसका ड्यू डेट क्या रहेगा? उसका ड्यू डेट रहेगा 31 दिसंबर 2021 रहेगा, ठीक है, 1920, तो 1920, हाँ, तो ये आएगा 21 में, ठीक है, ये 21 में आएगा। एक मिनट, तो फाइनेंशियल 1920, हाँ 20 में आएगा, ये आपका फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 20 में आएगा, ठीक है। 31 दिसंबर 2020 रहेगा उसका ड्यू डेट। उससे 2 ईयर 9 मंथ अगर ऐड करेंगे, ठीक है, 2 ईयर एंड 9 मंथ अगर ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 30 सितंबर 2023 आएगा, ठीक है। इस पीरियड तक वहाँ पे वो शोकोस नोटिस इशू कर सकता है, मैक्सिमम पीरियड, बट यहाँ पे शोकोस नोटिस इशू किया है 31 जनवरी 2023, जो कि विद इन टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे वो टाइम बार नहीं हुआ है, वो सही टाइम पीरियड के अंदर ये मेनली नोटिस भेजे हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बोल रहा है आशीष वो गलत बोल रहा है, ठीक है, गलत बोल रहा है। उसको चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, ये सेम है। आनंद एंड कंपनी सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी है 90,000 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बट फेल टू मेक पेमेंट, तो बट वो पेमेंट नहीं कर पाता है, फेल करता है। 90,000 अप्रैल मंथ का ड्यू डेट है, आपका रहेगा May 20 रहेगा ड्यू डेट, ठीक है, May 20 रहेगा ड्यू डेट। सब्सिक्वेंटली डिपार्टमेंट इनिशिएटेड पेनल प्रोसीडिंग्स उसके ऊपर लगा देता है, फॉर रिकवरी ऑफ पेनल्टी के लिए पेनल्टी प्रोसीडिंग्स लगा देता है अंडर सेक्शन ऑफ 73 एंड इशू कर रहा है शोकोस नोटिस 10 अगस्त में शोकोस नोटिस इशू कर रहा है, एंड वो रिसीव कर रहा है जो भी आरसीसी 14 अगस्त में रिसीव कर रहा है। उसका ऑनलाइन एंड कॉमन डिपॉजिट कर रहा है, जो कि 25 अगस्त में एक्चुअली वो डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, ऑन द सेम डे इन्फॉर्म कर देता है। उसका डिपार्टमेंट कॉन्टेनिंग दैट ही इज लाइबल टू पेनल्टी 45,000 पेनल्टी लगेगा 45,000, जो कि गलत है। पेनल्टी यहाँ पे लगेगा 10% और आपका 10,000 व्हिच एवर इज हायर, तो यहाँ पे 10% है 9,000 और 10,000 व्हिच एवर इज हायर, तो यहाँ पे मैक्सिमम 10,000 पेनल्टी लगेगा, ठीक है, 10,000 मैक्सिमम पेनल्टी लगेगा। तो डिपार्टमेंट जो बोल रहा है कि पेनल्टी लगेगा सही है, बट 45,000 पेनल्टी नहीं लगेगा, मैक्सिमम 10,000 पेनल्टी लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। सेकंड नॉट हैज सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी 80,000, तो सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी 80,000 है एंड वो फेल्स टू पे टैक्स विद इन 30 डेज के अंदर, जो भी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट का 30 डेज के अंदर वो पेमेंट नहीं कर रहा है। डिटरमाइन द इंटरेस्ट क्या लगेगा, पेनल्टी क्या लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट क्या लगेगा, पेनल्टी क्या लगेगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ कलेक्शन है 18 सितंबर, डेट ऑफ पेमेंट है 26 नवंबर, नो शोकोस नोटिस हैज बीन इशूड। तो यहाँ पे सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी के टाइम शोकोस नोटिस अगर भी इशू नहीं होगा तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट पेनल्टी इंटरेस्ट लग जाएगा। व्हाइल ही इंटेंड टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी इवन बिफोर इट इशूड, तो यहाँ पे वो चाहता है कि बिफोर इशू होने से पहले वो चाहता है कि देने के लिए जो भी टैक्सेस ऑन द अजम्पशन दैट नो पेनल्टी लेवेबल, वो चाहता है कि यहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा अगर इशू होने से पहले अगर मैं यहाँ पे अगर पेमेंट कर दूंगा, जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी अगर पेमेंट कर दूंगा, तो वहाँ पे कोई भी टैक्स इंटरेस्ट अगर पेनल्टी अगर पेमेंट कर दूंगा तो वहाँ पे उसके लिए कोई भी शोकोस नोटिस इशू नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे शोकोस नोटिस इशू नहीं होगा तो भी यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा, क्योंकि सेल्फ असेस्ड टैक्स का केस है। तो वहाँ पे सेल्फ असेस्ड टैक्स केस में अगर शोकोस नोटिस इशू हो या नहीं हो तो वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो वहाँ पे पेनल्टी इंटरेस्ट लग जाएगा। तो पहले पेनल्टी कितना लगेगा, तो पेनल्टी लगेगा 80,000 का 10% और 10,000 व्हिच एवर इज हायर। तो यहाँ पे 80 के और 10 के, 80,000 का 10% है ना, 80 के और 10 के, तो यहाँ पे टोटल हायर है 10 के, तो यहाँ पे 10 के लग जाएगा आपका पेनल्टी, ठीक है, 10 के लग जाएगा पेनल्टी। बट इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट इसका ड्यू डेट क्या होगा, ये कौन सा मंथ में है, 8 सितंबर में है, इसका ड्यू डेट रहेगा नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख, जो कि है अक्टूबर 20 तारीख है। अक्टूबर 20 से लेकर 26 नवंबर तक यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगा। तो अक्टूबर में 20 मीन्स यहाँ पे 11 है एंड यहाँ पे 26, तो टोटल 37 डेज के लिए यहाँ पे लग जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है 80,000 है, रेट क्या रहेगा, रेट रहेगा 18% रहेगा, एंड यहाँ पे डे कितना है 37/365, तो यहाँ पे कितना दिन आ जाता है 80,000 इंटरेस्ट आपका 18% 37/365, तो यहाँ पे आ रहा है
₹1460, ठीक है। 1460 का इंटरेस्ट लग जाएगा एंड पेनल्टी 10,000 लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ₹1460 एंड पेनल्टी लग जाएगा, यहाँ पे 10,000 का पेनल्टी लग जाएगा, पेनल्टी 10,000 का लग जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आ, आपका सोकोज नोटिस इशू हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है कि यहाँ पे मिस्टर एक्स एक रजिस्टर अंडर जीएसटी है एंड वो शॉर्ट पेमेंट करते हैं जीएसटी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई के लिए, वो शॉर्ट पेमेंट करते हैं। ही डज नॉट वांट टू सोकोज नोटिस इशू करने के लिए वो नहीं चाहते हैं कि सोकोज नोटिस इशू करे प्रॉपर ऑफिसर, तो इसलिए वो एडवाइस दीजिए कि मिस्टर एक्स को अगर वो शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स इज ऑन अकाउंट ऑफ अदर देन फ्रॉड अगर होगा तो वहाँ पे क्या करने से सोकोज नोटिस इशू नहीं होगा अगर वो अदर देन फ्रॉड है, एंड अगर शॉर्ट पेमेंट अगर वो फ्रॉड का सिचुएशन है तो वहाँ पे क्या करने से सोकोज नोटिस इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर अदर देन फ्रॉड का केस है तो वहाँ पे उसको पेमेंट करना पड़ेगा, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बिफोर इशू ऑफ सोकोज नोटिस उसको अगर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अगर वो पेमेंट कर देंगे, पेनल्टी तो यहाँ पे नहीं है, टैक्स इंटरेस्ट अगर वो पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे कोई भी सोकोज नोटिस इशू नहीं होगा। मीन्स सोकोज नोटिस इशू करने से पहले अगर टैक्स इंटरेस्ट वो पेमेंट कर देंगे तो वहाँ पे कोई भी सोकोज नोटिस इशू नहीं होगा, ठीक है। तो टैक्स प्लस इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा बिफोर इशुएंस ऑफ सोकोज नोटिस, तो वहाँ पे सोकोज नोटिस इशू नहीं होगा। बट अगर वो फ्रॉड का सिचुएशन है तो वहाँ पे उसको टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पेमेंट करना पड़ेगा। टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, पेनल्टी कितना होगा 15% ऑफ टैक्स, 15% ऑफ टैक्स अगर पेनल्टी आज पेनल्टी अगर वो पेमेंट कर देंगे प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स अगर पेमेंट कर देंगे बिफोर इशू ऑफ सोकोज नोटिस तो वहाँ पे कोई भी सोकोज नोटिस इशू नहीं होगा, ठीक है। कोई भी सोकोज नोटिस इशू नहीं होगा। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 पढ़ते हैं, क्या दिया है। इनोवा बाभे इज एंगेज इन दिस सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज में एंगेज है एंड वो सप्लाई कर रहे हैं सम सर्विसेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड कलेक्ट कर रहा है IGST 15,50,000 on said supply on 18th April. However, he fails to pay the tax so collected within 30 days from the due date of payment of tax. तो यहाँ पे वो कलेक्ट कर रहे हैं 15,50,000 है, बट वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज, जो भी ड्यू डेट है उसका 30 डेज के अंदर वो नहीं पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। नो सो कोज नोटिस हैज बीन इशूड टू हिम सो फार, तो यहाँ पे कोई भी सो कोज नोटिस अभी तक इशू नहीं हुआ है। इनोवा बाबे वो डिसाइड कर रहे हैं कि डिस्चार्ज करने के लिए उनका जो भी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए बिफोर दी सोकोज नोटिस इज इशूड टू हिम, तो सोकोज नोटिस इशू होने से पहले वो चाहते हैं कि यहाँ पे डिस्चार्ज करने के लिए टैक्स लायबिलिटी मीन्स पेमेंट करने के लिए। ही इज ऑफ द व्यू दैट नो पेनल्टी इज लेविएबल इफ द पेमेंट ऑफ टैक्स इज मेड बिफोर इशू ऑफ सोकोज नोटिस, तो यहाँ पे उनका ओपिनियन है कि यहाँ पे कोई भी सोकोज नोटिस अगर इशू नहीं होता है तो वहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा अगर वो पेमेंट कर देंगे, ठीक है। Therefore, he self-assesses his tax liability 15,50,000 and pay the same on 26 जून में वो पेमेंट कर देते हैं। सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके वो पेमेंट कर देते हैं। डिटरमाइन द इंटरेस्ट पेनल्टी इफ एनी पेएबल बाय इनोवा बाबे, तो यहाँ पे डिटरमाइन करिए कि कितना इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वो पेएबल होंगे इनोवा बाबे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो सप्लाई हो रहा है 18 अप्रैल उसका ड्यू डेट है 20 में, बट वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 30 डेज के अंदर वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट लग जाएगा कहाँ से कब तक लग जाएगा 21 मई से लेकर 26 जून तक यहाँ पे लग जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। एंड 26 जून, तो ये अगर देखें यहाँ पे होगा आपका 10 11 एंड यहाँ पे 26, तो 37 डेज के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा। एंड अमाउंट कितना रहेगा, अमाउंट रहेगा 15,50,000 के लिए यहाँ पे अमाउंट रहेगा, ठीक है। 18% इंटरेस्ट मेनली लगता है, तो ऊपर रहेगा 37 नीचे रहेगा 365, तो कितना यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पे 15,50,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18% मल्टीप्लाई हो जाएगा 37 बाय 365, तो यहाँ पे आ जाता है 28,000 इंटरेस्ट है 28,282 यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट लग जाएगा एंड यहाँ पे लेट भी लगेगा या नहीं लगेगा, मीन्स पेनल्टी लगेगा या नहीं लगेगा, तो पेनल्टी लग जाएगा क्योंकि आपका सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी दूसरा है। अगर आप कलेक्ट करते हैं एंड पेमेंट नहीं करते हैं विद इन 30 डेज गवर्नमेंट को, तो वहाँ पे कोई भी तो कोई नोटिस इशू करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो कोई नोटिस इशू हो या नहीं हो तो वहाँ पे लग जाएगा पेनल्टी कंपलसरी, ठीक है। दो सिचुएशन में, पहला है सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी, दूसरा है अगर आप टैक्स कलेक्ट करते हैं बट गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करते हैं तो वहाँ पे कोई भी तो कुछ नोटिस इशू करने का जरूरत ही नहीं है, तो वहाँ पे आपका लग जाएगा पेनल्टी लग जाएगा। पेनल्टी कितना लगेगा 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी और 10,000 व्हिच एवर इज हायर, तो यहाँ पे 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी है, इसका 10% अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 1,55,000 आ जाएगा और 55 10% है ना 15,50,000 है, तो यहाँ पे 1,55,000, हाँ 1,55,000 और 10,000, ठीक है, और 10,000 व्हिच एवर इज हायर, तो हायर कौन सा वाला होगा, तो हायर 1,55,000 लग जाएगा पेनल्टी एंड दूसरा है यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा 28,282 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 28,282 है एंड पेनल्टी कितना लगेगा, पेनल्टी यहाँ पे लगेगा 1,55,500 नहीं 500 नहीं होगा
ओनली 55,000 लगेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे भी 55,000 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, एक टैक्स पेयर वो सप्रेस कर रहा है सर्टेन फैक्ट रिजल्टिंग इन शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे एक टैक्स पेयर वो सप्रेस कर रहा है सर्टेन फैक्ट जिसकी वजह से वहाँ पे शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स हो जाता है, एंड द मिस्टेक इज पॉइंटेड आउट बाय द डिपार्टमेंट। वो मिस्टेक को पॉइंट किया है जो भी डिपार्टमेंट है, बट नो सो कुछ नोटिस यहाँ पे इशू नहीं हुआ है, ठीक है। आज पर द टैक्स पेयर सप्रेशन इज एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे 12 लाख यहाँ पे वो सप्रेशन कर रहा है, टैक्स पेयर 12 लाख सप्रेशन एक्सेप्ट कर रहा है, एंड ही एग्रीज दैट द सप्रेशन हैज टेकन प्लेस इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो यहाँ पे वो एग्री कर रहा है कि जनवरी मंथ में सप्रेशन एक्चुअली हुआ है 2023 में। ही क्लियर द ड्यूज ऑन 20 अप्रैल में, 20 अप्रैल में वो क्लियर कर रहा है ड्यूज। However, the department on verification identify additional suppression 2 लाख in the same month of January। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, वहाँ पे डिपार्टमेंट एडिशनल उसका जो भी सप्रेशन 2 लाख का वहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है डिपार्टमेंट, एंड वो जो एडिशनल वहाँ पे जो 2 लाख का सप्रेशन वो मेनली रिलेटेड टू द जनवरी मंथ का मेनली सप्रेशन है, ठीक है। उसके बाद शो कोज नोटिस इशूड एंड टैक्स पेयर रिप्रेजेंट बिफोर दी प्रॉपर ऑफिसर। तो वहाँ पे शो कोज नोटिस आता है एंड टैक्स पेयर जाकर वहाँ पे प्रेजेंट होता है प्रॉपर ऑफिसर के पास, एंड व्हिच रिजल्ट इनटू एडवर्स ऑर्डर अगेंस्ट टैक्स पेयर। तो वो ऑर्डर क्या आता है, एडवर्स ऑर्डर आता है अगेंस्ट टैक्स पेयर। मीन्स यहाँ पे ऑर्डर पास हो जाता है 25 मई 2023 में मेनली ऑर्डर पास हो जाता है। उसके बाद टैक्स पेयर क्या करता है, वो कंप्लाई करता है विद द एडवर्स एडजुडिकेशन ऑर्डर ऑन 27 जून 2023 में। वो मीन्स यहाँ पे जो भी कंप्लाई कर रहा है मीन्स टैक्स पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो डिटरमाइन द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पेबल एट ईच स्टेज, एज्यूम दैट टैक्स रेट है 18%। तो यहाँ पे आप डिटरमाइन करिए कि टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कितना होगा, पेबल होगा, एंड रेट रहेगा 18%। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, एक तो ये जो 12 लाख है, ये 12 लाख को हम क्या मानेंगे, वैल्यू मानेंगे या टैक्स मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाउट एराइज होता है 12 लाख को हम वैल्यू मानेंगे या टैक्स मानेंगे। अगर यहाँ पे 12 लाख को वैल्यू मानते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। अगर ये 12 लाख को वैल्यू जो मानते हैं तो इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं लगेगा। 12 लाख के ऊपर 18% कैलकुलेशन होने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, तो ये 2,16,000 के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा अगर उसको वैल्यू मानेंगे। अगर उसको टैक्स मानते हैं दूसरा ओपिनियन, तो वहाँ पे अगर उसको टैक्स मानेंगे डायरेक्टली हम इसके ऊपर 18% कैलकुलेशन कर देंगे इंटरेस्ट, ठीक है। तो दो ओपिनियन है यहाँ पे। एंड दूसरा यहाँ पे और एक ओपिनियन है कि ये जो मेनली सप्रेशन मेनली होता है कि जनवरी मंथ में मेनली सप्रेशन होता है, तो वहाँ पे दो ओपिनियन है कि उसको वो रिपोर्ट कौन सा मंथ का रिटर्न में दिखाएगा, जनवरी मंथ का रिटर्न में दिखाएगा या फरवरी मंथ का रिटर्न में दिखाएगा। क्योंकि हमको यहाँ पे इंटरेस्ट देना है जनवरी मंथ से लेकर, अगर वो जनवरी मंथ का रिटर्न में दिखाएगा तो वहाँ पे हमको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा अप टू 20 अप्रैल तक देना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर पहला सिचुएशन, तो यहाँ पे अगर देखेंगे दो सिचुएशन है। पहला है यहाँ पे पहला ड्यूज है कि यहाँ पे 2,16,000 लेंगे, मीन्स जो भी टैक्स का अमाउंट वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, या दूसरा ओपिनियन है कि यहाँ पे हम 12 लाख को ऊपर कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट, ये एक ओपिनियन है। एंड दूसरा ओपिनियन है कि यहाँ पे इंटरेस्ट का जो पीरियड हम रिटर्न कौन सा मंथ में वो दिखाता है, मीन्स जनवरी मंथ में पता चलता है, मीन्स वो बोल रहा है कि जनवरी मंथ में मेनली सप्रेशन हुआ है, तो वो जनवरी मंथ का रिटर्न में दिखाएगा या फरवरी मंथ का रिटर्न में दिखाएगा। तो वहाँ पे भी दो ओपिनियन है। पहला है जनवरी मंथ का रिटर्न में दिखाएगा, रिपोर्ट करेगा, या फेब्रुआरी मंथ का रिटर्न में दिखाएगा। तो ये ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। अगर जनवरी मंथ का रिटर्न से दिखाएगा तो वहाँ पे इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा आपका 21 जनवरी से इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। अगर फरवरी मंथ का रिटर्न से दिखाएगा तो वहाँ पे 21 फरवरी से वो इंटरेस्ट का घड़ी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम पहले लेंगे ये 2,16,000 को मानेंगे आज यहाँ पे वैल्यू मानकर, मीन्स 12 लाख को वैल्यू मानकर 2,16,000 के ऊपर हम पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे पहले हम ये ऑप्शन में ये दोनों पॉइंट में कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद सेकंड अल्टरनेटिव में, यहाँ पे सेकंड अल्टरनेटिव में ये ऑप्शन में हम यहाँ पे इस जनवरी रिटर्न के लिए कैलकुलेशन करेंगे एंड यहाँ पे फरवरी रिटर्न के लिए कैलकुलेशन करेंगे। प्लस यहाँ पे ये तो कैलकुलेशन होगा, प्लस यहाँ पे जो एडिशनल है ना, एडिशनल जो भी सप्रेशन 2 लाख है तो वहाँ पे भी उसके ऊपर भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत काम है, तो चलो शुरू कर देते हैं, ठीक है। शुरू कर देते हैं। तो पहले हम किसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, पहला अल्टरनेटिव में हम यहाँ पे मानेंगे कि 12 लाख आज वैल्यू मानेंगे, ठीक है। आज वैल्यू मानेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो इंटरेस्ट लग जाएगा 12 लाख, क्योंकि टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो 12 लाख के ऊपर 18% जो भी आएगा उसके बाद हम 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन है, हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लेंगे कि वो जनवरी मंथ का रिटर्न में दिखा रहा है, ठीक है। जनवरी मंथ का रिटर्न में वो दिखा रहा है, जनवरी मंथ का रिटर्न में वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जनवरी मंथ का रिटर्न में अगर दिखाएगा तो वहाँ पे 21 जनवरी से हम कैलकुलेशन करेंगे, 21 जनवरी से टिल कब तक वो रिटर्न फाइल कर रहा है आपका 20 अप्रैल तक, ठीक है। 20 अप्रैल तक हम यहाँ पे पीरियड कैलकुलेशन करेंगे।
20 अप्रैल। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये आ जाएगा 2,16,000 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 18%, ये दोनों मिलकर 2 लाख मल्टीप्लाई जब होगा आ जाएगा 2,16,000। उसके बाद यहाँ पे पीरियड क्या रहेगा 25 जनवरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 डेज प्लस 28 डेज एंड यहाँ पे आपका 20 डेज। तो यहाँ पे जनवरी 29 से फरवरी मार्च, तो यहाँ पे टोटल 90 डेज आ जाएगा, तो 90/365। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,16,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18%, मल्टीप्लाई हो जाएगा 90/365, तो ये आ रहा है 9,586.84। ठीक है, 87 ले लेते हैं, इसको हम 87 ले लेते हैं एंड यहाँ पे अप्रैल मंथ तक। ठीक है, ये हो गया है। एंड दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन है अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 12 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 18%। ठीक है, एंड यहाँ पे 18% रहेगा इंटरेस्ट, ये 18% मेनली टैक्स के लिए, ठीक है, टैक्स के लिए है। एंड यहाँ पे रहेगा हमारा 21 फेब से लेकर टिल 20 अप्रैल है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका 2,16,000 है एंड यहाँ पे रहेगा 18% एंड यहाँ पे रहेगा 59 डेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 59, ऐसे नहीं होगा, बाय 365 हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 2,16,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18%, मल्टीप्लाई हो जाएगा 59/365, तो यहाँ पे आ रहा है 6,285। ठीक है, ये है आपका कैलकुलेशन हो जाता है इंटरेस्ट। उसके बाद पेनल्टी देखेंगे, पेनल्टी लिखेंगे यहाँ पे क्या लगेगा, तो अगर इसको वैल्यू मानेंगे तो पेनल्टी यहाँ पे क्या मानेंगे, तो यहाँ पे सिचुएशन कौन सा है, तो यहाँ पे सिचुएशन आपका मेनली ये आपका फ्रॉड सिचुएशन है, सिचुएशन। ठीक है, सेक्शन नंबर 74 यहाँ पे लेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, बट हम यहाँ पे फ्रॉड का सिचुएशन मानेंगे। सेक्शन नंबर 74 के सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे हम आजमसन लेंगे फ्रॉड का सिचुएशन है, तो यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगा, क्योंकि शो कोज नोटिस इशू करने से पहले वो दे देता है, शो कोज नोटिस इशू करने से पहले अगर दे देता है तो यहाँ पे पेनल्टी लगेगा 15% ऑफ टैक्स, 15% ऑफ द टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट तो ये देना पड़ेगा बट 15% ऑफ टैक्स देना पड़ेगा, ये पेनल्टी। ये है आपका 12 लाख के लिए वैल्यू। उसके बाद हम 2 लाख के लिए यहाँ पे एडिशनल देखेंगे। ठीक है, 2 लाख के लिए यहाँ पे एडिशनल जो भी 2 लाख पता चलता है, तो ये 2 लाख के लिए देखें क्या होगा, तो 2 लाख के लिए हमको ओनली ये वाला ऑप्शन इंटरेस्ट क्या करेंगे, दो ऑप्शन में भी हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 2 लाख के लिए यहाँ पे 2 लाख जो भी एडिशनल यहाँ पे सप्रेशन है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 18%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पीरियड क्या लेंगे, तो पीरियड पहला वहाँ पे वो पेमेंट कर रहा है, कब पेमेंट कर रहा है, ये पेमेंट कर रहा है 27 जून में वो पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे वही पहला सिचुएशन। दो सिचुएशन है, पहला सिचुएशन है आपका 21 जनवरी से लेकर टिल आपका कब तक है 27 जून, 27 जून तक हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे पीरियड क्या रहेगा, तो 2 लाख यहाँ पे रहेगा 18%। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बोला है, वैल्यू बोला है या टैक्स बोला है, ये जो 2 लाख के लिए एडिशनल सप्रेशन, तो यहाँ पे हम उसको डायरेक्टली क्या मानते हैं, पहला ऑप्शन में हम क्या मानेंगे, यही सब आजमसन यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में उसको वैल्यू ही मानते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन में वैल्यू मानते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू ही मानेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वैल्यू मानते हैं पहला ऑप्शन में, दोनों को वैल्यू मानेंगे। ठीक है, एक 12 लाख को वैल्यू यहाँ पे माने थे एंड यहाँ पे 2 लाख को भी वैल्यू मानेंगे, तो वैल्यू अगर मानेंगे तो वहाँ पे 2 लाख के साथ हम यहाँ पे 18% मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फर्दर हम 18% मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको पहले टैक्स कैलकुलेशन करना है, उसके बाद वैल्यू कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 2 लाख के ऊपर अगर 18% होगा तो आई थिंक 36,000 होगा, तो यहाँ पे 36,000 आ रहा है, तो 36,000 के ऊपर हम यहाँ पे 18% मल्टीप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पीरियड क्या रहेगा, तो पीरियड अगर देखें 25 जनवरी से, तो यहाँ पे 11 है, फरवरी है 28, मार्च है 31, अप्रैल है 30, मई है 31, जून है आपका 27, तो यहाँ पे 158 डेज होगा बाय 365। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 36,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 36,000 मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 158 डिवाइडेड बाय 365, तो यहाँ पे आ रहा है 2,805 रुपीज़ है। ये अगर हम जनवरी में रिटर्न अगर फर्निश किया है, उसके बाद अगर वो फरवरी में रिटर्न अगर फर्निश किया है तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली 36,000 ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। तो 36,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18% एंड यहाँ पे रहेगा आपका अगर वो फरवरी से होगा, तो फरवरी अगर होगा तो वहाँ पे हम 158 डेज से हम 31 डेज डिडक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 127 डेज आ जाएगा बाय 365। तो यहाँ पे जो 127 डेज कहाँ से होगा,
21 फरवरी से टिल 27 जून तक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना होगा 36,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18% मल्टीप्लाई हो जाएगा 127/365, तो यहाँ पे आ जाता है 2255, ठीक है। उसके बाद पेनल्टी क्या लगेगा, तो पेनल्टी यहाँ पे क्या लगेगा, तो पेनल्टी अगर एक बार एडजुडिकेशन ऑर्डर अगर आ चुका है, एडजुडिकेशन ऑर्डर अगर आ चुका है उसका 30 डेज के बाद अगर वो यहाँ पे पेमेंट कराए, 30 डेज के बाद वो पेमेंट कराए यहाँ पे 30 डेज के बाद, क्योंकि एडजुडिकेशन ऑर्डर आ रहा है 25 में 2023 को आ रहा है, बट यहाँ पे वो पेमेंट कराए कंप्लाई करा है 27 जून मीन्स 30 डेज के बाद आ रहा है, एडजुडिकेशन ऑर्डर के 30 डेज के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे उसको पेनल्टी आज 100% देना पड़ेगा, ठीक है। पेनल्टी यहाँ पे 100% देना पड़ेगा, पेनल्टी ऑफ टैक्स, ठीक है। ये था पहला ऑल्टरनेटिव, अगर यहाँ पे 12 लाख को हम वैल्यू मानते हैं एंड 2 लाख को हम वैल्यू मानते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में अगर हम 12 लाख को आज टैक्स मानेंगे क्या होगा, तो सेकंड ऑप्शन में 12 लाख को हम आज टैक्स अगर मानेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे जहाँ पे भी हम लिए थे 18% डायरेक्टली हम वहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में 12 लाख ले लेंगे डायरेक्टली, उसके ऊपर 18% इंटरेस्ट का रेट है, एंड यहाँ पे कितना दिन है, तो यहाँ पे 90/365, ये पहला ऑप्शन होगा। एंड यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, अगर फरवरी में हम मानेंगे तो यहाँ पे 12 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 18% एंड यहाँ पे लग जाएगा आपका 59/365, ये है आपका पहला 12 लाख के ऊपर इंटरेस्ट। उसके बाद पेनल्टी क्या लगेगा, तो यहाँ पे पेनल्टी ओनली 15% लग जाएगा पेनल्टी, ठीक है, 15% लग जाएगा पेनल्टी ऑफ टैक्स, ये है आपका 12 लाख के बारे में। उसके बाद 2 लाख को हम मानेंगे आज टैक्स, तो 2 लाख के ऊपर हम यहाँ पे डायरेक्टली 18% लगा देंगे, हम 36,000 नहीं लेंगे, एंड यहाँ पे पीरियड रहेगा 158/365, आप कैलकुलेशन कर लेना। एंड अगर हम यहाँ पे अगर फरवरी मानेंगे तो वहाँ पे होगा 2 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 18% एंड यहाँ पे रहेगा 127/365, ठीक है। उसके बाद पेनल्टी यहाँ पे लगेगा डायरेक्ट 100%, क्योंकि जो कि आपका ऑर्डर आने के 30 डेज के बाद यहाँ पे वो मेनली पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेनल्टी 100% लग जाएगा फॉर 2 लाख के लिए, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो जाता है ये क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा आंसर है इसका, क्योंकि दो ऑल्टरनेटिव दिया है, ठीक है, डबल ऑल्टरनेटिव दिया है, मेनली एक ऑल्टरनेटिव देता था, बट यहाँ पे डबल ऑल्टरनेटिव है तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। उसका क्वेश्चन नंबर 13 को आ जाइए, तो यहाँ पे दिया है कि मिस्टर जगजीवन वो फाइल करा है GST 3B आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ प्रेस्क्राइब फॉर फाइलिंग इट, तो यहाँ पे जगजीवन जो भी जगजीवन वो मेनली फाइल करा है GST 3B आफ्टर दी जो भी ड्यू डेट है उसके लिए प्रेस्क्राइब हुआ है। The adjudicating authority is of the opinion that penalty has to be levied under section number 73 subsection 9 subsection 11 of the CGST Act and has decided to pass order for levying penalty 10% of the tax or 100% whichever is higher। तो यहाँ पे जो भी adjudicating authority वो उसका ओपिनियन है कि यहाँ पे पेनल्टी लेवी हो जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 9 सबसेक्शन 11 में, एंड वो डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पे पास ऑर्डर करेगा, लेवी करेगा 10% पेनल्टी और 10,000 whichever is हायर पेनल्टी लगाएगा, ठीक है। ग्राउंड क्या रहेगा, ग्राउंड कि यहाँ पे कलेक्ट टैक्स हैज नॉट पेड विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे उसका ग्राउंड क्या है कि किसके ग्राउंड में ये यहाँ पे मेनली पेनल्टी लगाएगा कि यहाँ पे वो कलेक्ट कर रहा है टैक्सेस बट नॉट पेमेंट टू द गवर्नमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। डिस्कस द डिसीजन ऑफ द एजुकेशन अथॉरिटी आज टू इट्स करेक्टनेस और अदरवाइज। तो यहाँ पे डिस्कस करिए कि ये जो डिसीजन लिया है वो करेक्ट या इनकरेक्ट है। ऑल्सो डिस्कस द लॉ ऑफ लिमिटेशन पीरियड फॉर इशूइंग शोकोज नोटिस। तो यहाँ पे लॉ ऑफ जो भी लिमिटेशन पीरियड है शोकोज नोटिस कब तक इशू कर सकते हैं, तो 5 साल के अंदर यहाँ पे शोकोज नोटिस मेनली 4 साल 6 मंथ अगर वो फ्रॉड का सिचुएशन है, एंड ऑर्डर मेनली ऑर्डर कब पास करें 5 साल के अंदर वो ऑर्डर पास करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 73। तो 73 अगर होगा 3 ईयर के अंदर यहाँ पे इशू करना पड़ेगा ऑर्डर, एंड आपका जो कि अदर देन फ्रॉड है, एंड यहाँ पे शोकोज नोटिस के लिए 2 ईयर 9 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, और इरोनियसली जब वहाँ पे क्या करते हैं रिफंड देते हैं व्हिच एवर इज आपका जो भी अवेलेबल होगा, तो वहाँ पे उससे 5 साल के अंदर उसको यहाँ पे 5 साल या 3 साल के अंदर ऑर्डर पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एजुकेटिंग अथॉरिटी जो भी डिसीजन लिया है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेनली पेनल्टी कब लगता है, पेनल्टी लगता है अगर जो भी यहाँ पे जो भी ऑर्डर जब आता है, ठीक है, ऑर्डर जब आता है, ऑर्डर आने के बाद अगर वो वहाँ पे पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, ऑर्डर आने के बाद अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो वहाँ पे लग जाएगा ये आपका पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। एजुकेशन ऑर्डर आने के बाद अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं जो भी ड्यूज है या लाइबिलिटी अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपका पेनल्टी लग जाएगा। तो यहाँ पे जो भी
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो भी ऑर्डर दिया है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपका ये सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 11 मेनली लगता है जब प्रोविजन ऑफ द सेक्शन नंबर 73 जब इन्वोक होता है, ठीक है, चलेगा, इन्वोक तो होता है। एंड प्रोविजन ऑफ द सेक्शन नंबर 73 जनरली इन्वोक नहीं होता है फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न जीएसटी 3B। तो यहाँ पे ये अगर आप डिले करते हैं जीएसटी 3B फाइलिंग में तो वहाँ पे नहीं लगता है 73, ठीक है। नॉर्मली अगर डिले करेंगे तो वहाँ पे आपका जो भी ड्यू डेट से बाद अगर आप डिले करेंगे, पेमेंट नहीं करते हैं, टैक्सेस मीन्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, तो वहाँ पे आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, बट वहाँ पे पेनल्टी नहीं लगता है, ठीक है, पेनल्टी नहीं लगता है उस सिचुएशन में अगर आप डिले करेंगे जीएसटी 3B फाइल करने में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो आप डिले करके भी आप जो भी टैक्सेस एंड इंटरेस्ट सब कुछ आप पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। जब आप डिले करने के बाद आप फाइल करते हैं रिटर्न तो वहाँ पे तो टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हैं, बट 73 कब लगता है, तो 73 मेनली लगता है पेनल्टी अंडर सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 11 नॉट पेबल इन केसेस ऑल्दो ए जनरल पेनल्टी इम्पोज होगा, बट यहाँ पे 73 नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो 73 लगता है अगर कॉन्ट्रावेंशन करेगा कोई भी प्रोविजन, ठीक है, कोई भी प्रोविजन अगर कॉन्ट्रावेंशन करेगा मीन्स यहाँ पे अगर जो भी पेनल्टी अगर वो पेबल नहीं करेगा तो वहाँ पे लगेगा ये जो सेक्शन नंबर 73, ठीक है। ऑर्डर आने के बाद अगर जो भी ड्यू डेट है उसके अंदर अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो वहाँ पे सेक्शन नंबर 73 लगता है ऑर्डर आने के बाद, बट यहाँ पे तो वो रिटर्न फाइल करके पेमेंट कर देता है तो वहाँ पे पेनल्टी नहीं लगेगा। एंड टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन नंबर 73 है 2 ईयर 9 मंथ एंड ऑर्डर के लिए है 3 ईयर है, ठीक है, एंड फ्रॉड के लिए होगा 4 ईयर 6 मंथ है एंड नॉर्मली ऑर्डर के लिए 5 ईयर है, ठीक है। एंड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ये लेंगे एंड ये इरोनियसली रिफंडेड मेनली यूज नहीं होता है, मेनली फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से 3 ईयर के अंदर ऑर्डर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि 2-3 बार ऑलरेडी हम डिमांड रिकवरी चैप्टर में खत्म कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को आ जाइए, तो यहाँ पे क्या दिया है, अच्युता मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद सर्व हो रहा है एक शोकोज नोटिस ऑन 2 नवंबर में शोकोज नोटिस आता है, ठीक है, अंडर द सेक्शन नंबर 73 ऑफ द CGST एक्ट alleging that supplier had made short remittance of GST for the month of September, October and November 2019। तो यहाँ पे मेनली वो शॉर्ट पेमेंट किया है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मंथ 2019 के लिए शॉर्ट पेमेंट करा है, तो उसके लिए आया है शोकोज नोटिस, ठीक है, अंडर सेक्शन नंबर 73। उसके बाद डिपार्टमेंट हैज अफोर्ड ए पर्सनल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कब अफोर्ड दे रहा है 15 नवंबर 2023। तो यहाँ पे आया है कौन सा पीरियड के लिए, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2019, ये कौन सा ईयर में आता है, 1920 में आता है, 1920 फाइनेंशियल ईयर में आता है। उसके लिए ड्यू डेट क्या रहेगा, तो ड्यू डेट रहेगा फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट रहेगा आपका 31 दिसंबर 2020 रहेगा उसका ड्यू डेट। तो यहाँ पे वो कब तक इशू कर सकता है, तो 2 ईयर एंड 9 मंथ तक यहाँ पे वो शोकोज नोटिस इशू करता है। तो यहाँ पे 2 ईयर 9 मंथ कब तक होगा, तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 से यहाँ पे 2 ईयर 9 मंथ कब तक होगा, तो अगर ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 30 सितंबर 2023 तक यहाँ पे वो शोकोज नोटिस इशू कर सकता है। उसके बाद अगर शोकोज नोटिस इशू करेगा तो वहाँ पे वो टाइम बैड हो जाएगा एंड वो वैलिड नहीं रहेगा। बट यहाँ पे वो कब पर्सनल हियरिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देता है मीन शोकोज नोटिस के लिए, यहाँ पे ये जो भी रहेगा 15 नवंबर 2023 मीन्स ये पीरियड के बाद है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी शोकोज नोटिस है वो वैलिड नहीं है, वो वॉइड है, ठीक है। उसके बाद ये कंपनी 6 योर एक्सपोर्ट एडवाइस इन ड्राफ्टिंग द रिटर्न सबमिशन है, ये क्वेश्चन तो किए थे बट यहाँ पे वैलिड या इनवैलिड आपको देखना था, तो आपको तो पता चल गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया है कि डिस्कस ब्रीफली द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ adjudication ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 74 सबसेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 11 एंड द टाइम लिमिट फॉर पासिंग adjudication ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 74 सबसेक्शन 10। तो यहाँ पे क्या रहेगा प्रोसीजर फॉर adjudication ऑर्डर पास करने के लिए, प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है। 74 मीन्स यहाँ पे आपका फ्रॉड वाला केस है एंड यहाँ पे टाइम लिमिट क्या रहेगा, तो टाइम लिमिट तो मेनली ऑर्डर के लिए रहता है 5 ईयर। 5 ईयर कहाँ से, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और एडोनियसली रिफंडेड उसको छोड़िए, ओनली फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न से 5 साल के अंदर वहाँ पे वो ऑर्डर पास कर सकता है। एंड प्रोसीजर क्या रहेगा, तो प्रोसीजर यहाँ पे मेनली क्या होता है कि एडजुडिकेशन ऑर्डर पास करने के लिए पहले वो जब शोकोज नोटिस भेजेगा प्रॉपर ऑफिसर किसके पास, जो भी आरसीसी के पास जब शोकोज नोटिस इशू करेगा तो वहाँ पे वो जो पर्सन वो वहाँ पे अगर कोई भी टैक्स देने के लिए लाइबल अगर नहीं होगा तो वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। वो एक फर्निश करना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन टू दी प्रॉपर ऑफिसर डैट डिफेंस में देना पड़ेगा कि वो लाइबल नहीं है, यहाँ पे कोई भी पार्ट या फुल्ली लाइबल नहीं होगा या कोई भी पार्ट अगर लाइबल नहीं होगा तो वहाँ पे वो जाकर एक रिप्रेजेंटेशन देगा डिफेंस में। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर वो जो रिप्रेजेंटेशन को वो सुनेगा, उसके बाद वो कैलकुलेशन करेगा कितना मीन्स फाइनल डिटरमाइन करेगा कितना टैक्स लाइबिलिटी इंटरेस्ट पेनल्टी कितना देने के लिए वो लाइबल होगा, फाइनली वो डिसाइड करेगा एंड कैलकुलेट करेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे जब चल रहा है एडजुडिकेशन ऑर्डर तो वहाँ पे अगर वो दे देता है जो भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी 50% ऑफ दी टैक्स अगर पेनल्टी दे देता है, इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर दे देगा तो वहाँ पे विद इन 30 डेज ऑफ दी जो भी कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर तो वहाँ पे कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं लगेगा एंड नोटिस जो भी दिया गया है वो हम मानेंगे जैसे वो कंक्लूड हो गया है, ठीक है। जब एडजुडिकेशन ऑर्डर का 30 डेज के अंदर अगर वो दे देता है जो भी टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आज 50% ऑफ द टैक्स, तो वहाँ पे हम मानेंगे जैसे वो जो भी नोटिस दिया था वो कंक्लूड हो गया है एंड कोई भी उसके ऊपर नहीं लगेगा प्रोसीडिंग्स, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर
साल इशू एजुकेशन ऑर्डर 5 ईयर के अंदर देना पड़ेगा फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, डिस्कस द अमाउंट ऑफ टैक्स पेनल्टी टू बी पेड इफ एनी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस में कितना पेनल्टी पेबल होगा। तो पहला है सीरियल नंबर यहाँ पे दे दिया है, एंड यहाँ पे डेट ऑन हुईच क्रेडिट वाज टेकन रॉन्गली, मीन्स यहाँ पे रॉन्गली टेकन किया है क्रेडिट, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 74 का सिचुएशन है, तो यहाँ पे देखेंगे सेक्शन नंबर 74 के हिसाब से। उसके बाद अमाउंट कितना है, अमाउंट हमको चाहिए क्योंकि पेनल्टी लगाएंगे ना, तो पेनल्टी यहाँ पे पूछा है। एंड प्रेजेंट स्टेटस देखेंगे, तो पहले वो कब रॉन्गली टेकन किया है, 31 जनवरी 2021 में 200 लाख का मीन 2 करोड़ का है। तो यहाँ पे एजुकेशन ऑर्डर पास हो रहा है 26 जुलाई में, डिमांडिंग द एंटायर अमाउंट ऑफ क्रेडिट विद इंटरेस्ट एंड इम्पोजिंग अमाउंट इक्वल टू द क्रेडिट एज पेनल्टी। तो यहाँ पे एजुकेशन ऑर्डर आ रहा है 26 जुलाई में, बट पेमेंट कब करा है, तो पेमेंट यहाँ पे नीचे दिया है, आ जाइए। इन ऑल द केसेस आरसीसी वांट्स टू पे 20 सितंबर 2023 में आरसीसी चाहता है देने के लिए, मीन्स यहाँ पे ऑर्डर आता है 26 जुलाई में, बट वो चाहता है 20 सितंबर में देने के लिए, मीन्स यहाँ पे 30 डेज के बाद वो पेमेंट करना चाहता है। तो 30 डेज के बाद ऑर्डर का 30 डेज के बाद अगर वो पेमेंट करना चाहता है तो वहाँ पे 100% लग जाएगा आज टैक्स आज पेनल्टी। तो यहाँ पे पेनल्टी कितना लग जाएगा, तो इसका 100% लग जाएगा, तो यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगा 200 लाख आज पेनल्टी लग जाएगा, क्योंकि 30 डेज के बाद यहाँ पे वो पेमेंट करना चाहते हैं, मीन्स पेमेंट करना चाहता है, यहाँ पे दिया है। उसके बाद है सेकंड सिचुएशन, 30 जून 2021 में रॉन्गली अवेल किया है, उसके बाद 250 लाख है, एंड एजुकेशन ऑर्डर पास हो रहा है 26 अगस्त में, ठीक है, डिमांडिंग द एंटायर अमाउंट ऑफ क्रेडिट विद इंटरेस्ट इम्पोजिंग द अमाउंट इक्वल टू द क्रेडिट एज पेनल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली एजुकेशन ऑर्डर कब आ रहा है, 26 अगस्त में आ रहा है, बट यहाँ पे पेमेंट कर रहा है 20 सितंबर 2023, मीन्स यहाँ पे ये 30 डेज के अंदर है, ठीक है, 30 डेज के अंदर है, तो 30 डेज के अंदर मीन्स यहाँ पे 50% लग जाएगा आज पेनल्टी, 50% लग जाएगा पेनल्टी, तो यहाँ पे लगेगा 125 लाख आज लग जाएगा पेनल्टी, ठीक है। उसके बाद है 30 अक्टूबर 2021 में मेनली यहाँ पे क्रेडिट अवेल किया है, अमाउंट है 120 लाख है, एंड यहाँ पे शो कॉज नोटिस इशू करा है 5 सितंबर को, डिमांडिंग द एंटायर अमाउंट ऑफ क्रेडिट विद इंटरेस्ट एंड प्रपोजिंग पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ द क्रेडिट टेकन। तो यहाँ पे हम इशू करा है शो कॉज नोटिस कब, 5 सितंबर में शो कॉज नोटिस इशू करा है, एंड ये पेमेंट करा है 20 सितंबर में पेमेंट करा है, मीन्स ये 30 डेज के अंदर है, शो कॉज नोटिस का 30 डेज के अंदर है, तो यहाँ पे लग जाएगा आपका 25% लग जाएगा पेनल्टी, ठीक है। शो कॉज नोटिस का 30 डेज के अंदर है तो यहाँ पे 25% लग जाएगा, तो यहाँ पे 30 लाख लग जाएगा आज पेनल्टी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 30 जनवरी 2022 में ये रॉन्गली अवेल किया है 50 स्टेटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन द 6 सितंबर wherein he has admitted the non receipt of the input and availing the credit wrongly availed। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द मैनेजर का कोई भी यहाँ पे यूज नहीं है, हमको यहाँ पे आजम्पशन लेना पड़ेगा अगर शो कॉज नोटिस अगर इशू हो जाता है, ठीक है, इस पीरियड से पहले, मीन्स अगर शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले अगर वो पेमेंट कर देता है तो वहाँ पे ओनली 15% लगेगा, अगर शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद या शो कॉज नोटिस अगर यहाँ पे इशू ही नहीं हुआ है तो वहाँ पे पेनल्टी कितना लगेगा, तो वहाँ पे पेनल्टी लग जाएगा आज 25%। तो यहाँ पे दो ऑल्टरनेटिव है, पहला ऑल्टरनेटिव है कि यहाँ पे विद इन जो भी आज्यूम कर रहे हैं कि पेमेंट हो गया है विद इन 30 डेज फ्रॉम द शो कॉज नोटिस, अगर 30 डेज फ्रॉम द शो कॉज नोटिस का 30 डेज के अंदर अगर वो पेमेंट हो गया है तो वहाँ पे लगेगा 25%। ऑल्टरनेटिव 2 है कि यहाँ पे अभी तक शो कॉज नोटिस इशू ही नहीं हुआ है, अगर इशू नहीं हुआ है तो वहाँ पे लग जाएगा 15%, ठीक है, 15% लग जाएगा जो भी यहाँ पे पेनल्टी, ठीक है। तो यही है दो अजम्पशन, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी स्टेटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर उसका यूज कुछ भी नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं उसको कंसीडर कर देते हैं आज शो कॉज नोटिस इशू करने का जो भी डेट है, बट इसको आपको इग्नोर करना है, उसका कोई भी यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 को आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है कि डिस्कस वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस अंडर द प्रोविजन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से यहाँ पे बताइए वैलिड है या इनवैलिड है। तो यहाँ पे सीजीएसटी ऑफिसर हाज इशूड नोटिस अंडर सेक्शन नंबर 74 में सीजीएसटी ऑफिसर वो इशू करा है नोटिस अगेंस्ट व्हिच अपील वाज प्रीफर्ड बाय द आरसीसी, उसके अगेंस्ट में आरसीसी अपील में जाता है। उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी वो कंक्लूड कर रहा है कि जो भी नोटिस वो इशू किया था 74 में वो नॉट सस्टेनेबल नहीं है, एंड जो भी चार्जेस ऑफ फ्रॉड वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे 74 में जो भी नोटिस गया है वो नोटिस हम मानेंगे जैसे 73 में वो नोटिस इशू हो गया है, एंड दोबारा उसको फ्रेश नोटिस इशू करना नहीं पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 73। तो यहाँ पे द ऑफिसर विशेस टू डिटरमाइन द टैक्स पेबल बाय ट्रीटिंग द सेड नोटिस आज इफ इट वाज इशूड अंडर सेक्शन नंबर 73 इज द एक्शन ऑफ द ऑफिसर वैलिड। ऑब्वियसली वैलिड है, क्योंकि अगर 74 में प्रॉपर ऑफिसर सेंड करता है नोटिस, वहाँ पे अगर आप अपील में जाते हैं अपीलेट अथॉरिटी या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जाते हैं तो वहाँ पे अगर जो भी चार्जेस ऑफ फ्रॉड अगर वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है तो वहाँ पे हम आजूम करेंगे जैसे वो जो नोटिस इशू हुआ है सेक्शन नंबर 73 में फ्रेश नोटिस इशू नहीं करना पड़ेगा, एंड उसका टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन होगा अंडर सेक्शन नंबर 73। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो पूरा ट्रू है, ठीक है, पूरा ट्रू है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट में दिया है सीजीएसटी ऑफिसर इशूड एन एजुकेशन ऑर्डर व्हेन डिड नॉट स्पेसिफाई पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट द टैक्स शॉर्ट पेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन।
तो यहाँ पे सीजीएसटी ऑफिसर अगर वो इशू कर रहा है एडजुडिकेशन ऑर्डर एंड उसमें वो स्पेसिफाई नहीं करता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए शॉर्ट पेमेंट के ऊपर paid by the registered person. So the RCC content that interest cannot be demanded as the said order is silent on the same. तो यहाँ पे RCC क्या कर रहा है, यहाँ पे कंटेंट कर रहा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट डिमांड नहीं कर रहा है ऑर्डर में, तो इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा. इज द कंटेंशन ऑफ द RCC करेक्ट है? तो ये जो कंटेंशन ऑफ द RCC करेक्ट है क्या? नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट आपका ऑर्डर में है या नहीं है तो भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है, इंटरेस्ट कंपलसरी देना पड़ेगा. ऑर्डर में है या नहीं है तो वहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये इनवैलिड है. ठीक है, ये इनवैलिड है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है. तो यहाँ पे ऑन 5 जुलाई 2000 एक शो कॉज नोटिस इशू आता है 5 लाख के लिए, किसके पास? मिस्टर विजय कुमार शर्मा के पास. एंड डिमांडिंग शॉर्ट पेमेंट कितना है? जीएसटी 4,50,000 है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड इंटरेस्ट कितना है? 50,000. ठीक है, एक शो कॉज नोटिस आ रहा है, डिमांड जो भी अमाउंट के लिए 4,50,000 एंड यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए 50,000 विजय कुमार शर्मा के पास आ रहा है. उसके बाद मिस्टर शर्मा वो रेज कर रहा है ऑब्जेक्शन एंड आफ्टर पर्सनल हियरिंग ऑन 30 अगस्त adjudicating authority pass order final order 3,50,000 for GST without any reference with regard to the payment of interest. तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्शन देते हैं किसको? जो भी adjudicating authority को ऑब्जेक्शन देते हैं. उसके बाद पर्सनल हियरिंग के लिए जाते हैं जहाँ पे फाइनल ऑर्डर पास हो रहा है 3,50,000 के लिए एंड इंटरेस्ट के लिए कोई भी रेफरेंस वहाँ पे नहीं था. ठीक है, मिस्टर शर्मा यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं 3,50,000 ऑन 2 सितंबर में. वो डिपॉजिट कर देते हैं जो भी 3,50,000 एंड इन्फॉर्म कर देते हैं डिपार्टमेंट को ऑन द सेम डे में, वो इन्फॉर्म कर देते हैं. सब्सिक्वेंटली ऑन 15 सितंबर में डिपार्टमेंट डिमांड कर रहा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 60,000 के लिए, वो डिमांड कर रहा है. ठीक है, एंड जीएसटी 3,50,000 के ऊपर जो भी इंटरेस्ट 60,000 के लिए वो डिमांड कर रहा है. ठीक है, डिमांड कर रहा है यहाँ पे कौन? डिपार्टमेंट, मिस्टर शर्मा से. उसके बाद मिस्टर विजय कुमार शर्मा नॉट रेडी टू पे एनी इंटरेस्ट. तो यहाँ पे ये रेडी नहीं है कि इंटरेस्ट देने के लिए. हिज कंटेंशन इज दैट ही इज नॉट लाइबल टू इंटरेस्ट बिकॉज ही डिपॉजिटेड ऑल द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द फाइनल एडजुडिकेशन ऑर्डर. तो यहाँ पे उनका जो भी कंटेंशन है कि जो भी अमाउंट था वो सब कुछ जो भी ऑर्डर में था, एडजुडिकेशन ऑर्डर में जो भी अमाउंट था हम सब कुछ डिपॉजिट कर दिए हैं एंड यहाँ पे कोई इंटरेस्ट का कोई भी वहाँ पे नहीं था देने के लिए, तो इसलिए हम इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर देंगे. एग्जामिन विथ ब्रीफ नोट द वैलिडिटी ऑफ द एक्शन टेकन बाय द डिपार्टमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट. तो यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा वैलिडिटी वो वैलिड है या इनवैलिड है. तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ठीक है, यहाँ पे 3,50,000 के लिए यहाँ पे आया है फाइनल ऑर्डर, बट इंटरेस्ट अगर फाइनल ऑर्डर में आए या नहीं आए इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा. ठीक है, इंटरेस्ट आए या नहीं आए इंटरेस्ट आपको कंपलसरी देना पड़ेगा. फाइनल ऑर्डर में जो भी इंटरेस्ट हो या नहीं हो यहाँ पे देना पड़ेगा. तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जो बोल रहा है वो सही है एंड विजय कुमार जो भी बोल रहे हैं वो गलत है. बट यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट कितना लगेगा? डिपार्टमेंट बोल रहा है यहाँ पे 60,000 इंटरेस्ट लगेगा, बट 60,000 नहीं लगेगा. इंटरेस्ट का अमाउंट मैक्सिमम हो सकता है जो भी शो कॉज नोटिस में जो भी अमाउंट उस अमाउंट मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे 50,000 मांगे थे शो कॉज नोटिस में, तो उतना अमाउंट मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हाँ ठीक है, डिपार्टमेंट जो बोल रहा है सही है, बट इंटरेस्ट मैक्सिमम है 50,000, उससे ज़्यादा नहीं होगा. जो 60,000 यहाँ पे मांग रहे हैं वो गलत है. ठीक है, वो गलत है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दिया है कि एक शो कॉज नोटिस इशू हो रहा है डिमांडिंग 1,80,180 रुपीज़ के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ऑन 1 अक्टूबर आ रहा है शो कॉज नोटिस. हाउएवर adjudicating authority after personal hearing found that there is a typographical error है while mentioning the amount of GST. तो वहाँ पे जो भी adjudicating authority उनको पता चल रहा है, पर्सनल जब हियरिंग चल रहा था तो वहाँ पे पता चलता है कि एक एरर है, टाइपोग्राफिकल एरर है जो कि जीएसटी अमाउंट है एंड वो एक्चुअली कितना था जीएसटी का अमाउंट है वो था 10,80,180 रुपीज़ था, बट वहाँ पे टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से वो हो गया है कि 1,80,180 है. ठीक है, आरसीसी सीक्स योर एडवाइस. व्हाट वुड योर एडवाइस इफ आरसीसी कम्स टू यू आफ्टर इशू ऑफ ऑर्डर. तो यहाँ पे आरसीसी अगर ऑर्डर आने के बाद आपके पास आता है तो वहाँ पे क्या होगा? अगर कॉरिजेंडम रिवाइजिंग द अमाउंट अगर वो 10,80,180 रुपीज़ 15 नवंबर में हो रहा है, अगर इशू हो रहा है कॉरिजेंडम अगर इशू कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पहला सिचुएशन है शो कॉज नोटिस आया था इतना अमाउंट के लिए 1,80,180 रुपीज़ के लिए. ठीक है, उसके बाद पता चलता है जब ऑर्डर के लिए वो पर्सनल हियरिंग के लिए जाता है तो वहाँ पे पता चलता है कि एक टाइपोग्राफिकल एरर है जो कि एक्चुअल अमाउंट है 10,80,180 रुपीज़ एक्चुअली आरसीसी को देना पड़ेगा. बट यहाँ पे अगर आरसीसी जाता है ऑर्डर जाने के बाद, तो ऑर्डर जाने के बाद अगर आरसीसी जाता है तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे मेनली आपका शो कॉज नोटिस में जो भी अमाउंट है उससे ज़्यादा ऑर्डर का अमाउंट नहीं हो सकता है. ठीक है, शो कॉज नोटिस में जो भी अमाउंट है उससे ज़्यादा ऑर्डर का अमाउंट नहीं हो सकता है. तो वहाँ पे आरसीसी पहला सिचुएशन में अपील में जा सकता है, वहाँ पे जाकर वो उसका फॉर्म में आ सकता है. ठीक है, विन हो सकता है क्योंकि आपका मैक्सिमम शो कॉज नोटिस में जो भी डिमांड है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है आपका ऑर्डर का अमाउंट. ठीक है, तो वहाँ पे पहला सिचुएशन में ये अमाउंट यहाँ पे अवेल नहीं होगा, आरसीसी को नहीं देना पड़ेगा अगर वो अपील में जाएगा. दूसरा सिचुएशन अगर कॉरिजेंडम अगर रिवाइज कर देता है अमाउंट, ठीक है, 15 नवंबर में अगर वो अमाउंट रिवाइज हो जाता है तो यहाँ पे दूसरे सिचुएशन में यहाँ पे रिवाइज हो सकता है क्योंकि अगर सेक्शन नंबर 161 देखेंगे जहाँ पे जो भी अमाउंट रेक्टिफिकेशन कर सकता है, जो भी अथॉरिटी यहाँ पे पास किया ऑर्डर, तो वहाँ पे वो रेक्टिफिकेशन कर सकता है. बट मैक्सिमम पीरियड है 6 मंथ. तो यहाँ पे 6 मंथ कब से कब तक लेंगे? तो यहाँ पे 6 मंथ का पीरियड के अंदर आ जाता है नवंबर, 15 नवंबर आ जाता है. एंड अगर वो टाइपोग्राफी
ऑर्थोग्राफिकल एरर है या क्लॉरिकल एरर है या अरिथमेटिकल एरर है तो वहाँ पे 6 मंथ का पीरियड नहीं लगेगा, जब चाहे तो वहाँ पे वो उसको रेक्टिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे दूसरा सिचुएशन में वो क्या कर सकता है, वहाँ पे वो क्या कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है, ठीक है, रेक्टिफाई कर सकता है, ठीक है। वहाँ पे आशीष को देना पड़ेगा 10,80,180 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है। तो यहाँ पे दिया कि मोहन एंटरप्राइजेस वो एंटाइटल फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स अंडर जीएसटी लॉ, तो ठीक है। तो यहाँ पे मोहन एंटरप्राइजेस वो एंटाइटल हो जाता है एग्जाम्पशन के लिए जीएसटी लॉ से। हाउएवर इट कलेक्टेड, बट वो कलेक्ट कर देता है, ठीक है, बट वो कलेक्ट कर देता है टैक्स फ्रॉम इट्स बायर 50,000 वो कलेक्ट कर देता है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त के लिए, एंड इट डज नॉट डिपॉजिट द सेड अमाउंट कलेक्टेड एज जीएसटी विद द गवर्नमेंट, बट वो अमाउंट को डिपॉजिट नहीं करा है गवर्नमेंट के पास। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफ टू मोहन एंटरप्राइजेस द consequences of collecting the tax but not deposit the same with the government। तो यहाँ पे क्या होगा consequences, अगर कोई भी यहाँ पे कलेक्ट करता है बट गवर्नमेंट को अगर नहीं देता है, तो यहाँ पे जो भी कलेक्ट करेगा उसको मैंडेटोरली देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो कलेक्ट करता है, चाहे वो जो कलेक्शन किया है वो एग्जाम सप्लाई के रिलेटेड हो या नहीं हो, तो भी वहाँ पे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर द सप्लाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड आर टैक्सेबल और नॉट, ठीक है। अगर वो नहीं देता है तो वहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर सो कॉज नोटिस इशू करेगा फॉर रिकवरी के लिए, ठीक है, एंड वहाँ पे इंटरेस्ट पेनल्टी भी लग जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट पेनल्टी भी लग जाएगा। पेनल्टी कितना लगेगा, जो भी अमाउंट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ जो भी टैक्सेस वो कलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर वो कंसीडर करेगा जो भी रिप्रेजेंटेशन, कंसीडर करने के बाद जो भी सोकोज नोटिस सर्व किया था तो वहाँ पे और एक बार वो डिटरमाइन करेगा, डिटरमाइन करने के बाद जो भी अमाउंट होगा तो वहाँ पे ओनली वो दे सकता है अमाउंट एंड इंटरेस्ट देगा ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास वो जो पर्सन के अगेंस्ट में यहाँ पे वो सोकोज नोटिस इशू किया था तो वहाँ पे वो पर्सन जाकर वो उसका डिफेंस में रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। वो रिप्रेजेंटेशन अगर प्रॉपर ऑफिसर को सही लगता है, मीन्स अगर वो वैलिड रीजन होगा तो वहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर पेनल्टी नहीं लगा सकता है, ओनली वो इंटरेस्ट एंड आपका टैक्स जो भी कलेक्ट करके छोड़ देगा, ठीक है, छोड़ देगा। इसलिए अगर कलेक्ट कर रहे हैं जल्दी से डिपॉजिट कर दिया गवर्नमेंट के पास, अगर नहीं करते हैं तो वहाँ पे हम क्लाइंट को बहुत बार हम यहाँ पे सलाह देते हैं कि आप कलेक्ट अगर कर रहे हो, गलती से अगर कलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको इमीडिएटली डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। डिपॉजिट अगर नहीं करोगे तो वहाँ पे पर्सनल रिप्रेजेंटेशन होना पड़ेगा, प्लस पेनल्टी भी लग सकता है, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी कलेक्ट कर रहे हो गवर्नमेंट को दे दीजिए। उसका ये क्वेश्चन सेम है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 है कि ये भी क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। वही 76 के बारे में कलेक्ट कर रहे हैं बट गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे दिया है कि नॉर्मदा एंटरप्राइजेस वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है एंड वो पे कर रहा है सीजीएसटी जीएसटी ऑन ए ट्रांजैक्शन कंसीडर बाय इट टू बी एन इंटरेस्टेड सप्लाई। तो एक ट्रांजैक्शन को कंसीडर करके इंटरेस्टेड सप्लाई कंसीडर करके उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी पेमेंट किया था, बट सब्सिक्वेंटली दिस सेट ट्रांजैक्शन हेल्ड टू बी एन इंटरेस्टेड, बट बाद में पता चलता है कि वो ट्रांजैक्शन इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन है। एग्जामिन द रिकॉर्ड्स अवेलेबल विथ नॉर्मदा एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे एग्जामिन करिए कि क्या क्या वहाँ पे उसके पास रिकॉर्ड्स है कि अवेलेबल क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन अगर वो एक ट्रांजैक्शन को इंटरेस्टेड सोचकर सीजीएसटी एसजीएसटी अगर दे देता है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बट वो ट्रांजैक्शन अगर बाद में इंटरेस्टेड आता है तो वहाँ पे जो भी वो सीजीएसटी एसजीएसटी पेमेंट किया है वो उसको रिफंड मिल जाएगा एंड उसको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा आईजीएसटी, ठीक है, एंड वहाँ पे सेटअप नहीं हो पाएगा। एंड अगर एक ट्रांजैक्शन को वो इंटरेस्टेड मानकर वो एक्चुअली इंटरेस्टेड था, सीजीएसटी एसजीएसटी देना था, बट अगर वो आईजीएसटी गलती से पेमेंट कर देता है तो वहाँ पे उसको जो भी आईजीएसटी पेमेंट किया है उसको वो रिफंड मिल जाएगा, उसको दोबारा सीजीएसटी एसजीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं लगेगा क्योंकि गलती से हो रहा है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मदा एंटरप्राइजेस को पेमेंट करना पड़ेगा जो भी आपका एक्चुअली वो आईजीएसटी है ना, हाँ आईजीएसटी उसको पेमेंट करना पड़ेगा एंड जो भी सीजीएसटी एसजीएसटी पेमेंट किया है उसको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है, उसको रिफंड मिल जाएगा एंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम है, ये क्वेश्चन भी सेम है। उसके बाद है यहाँ पे चलो क्वेश्चन नंबर 26 नया है। तो यहाँ पे इन द मंथ ऑफ मार्च 2023 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिपार्टमेंटल जीएसटी ऑडिट अंडर सेक्शन ऑफ 65 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ऑफ ऑलवेज राइट प्राइवेट लिमिटेड का जो भी ऑडिट टीम वो ऑब्जर्व किए हैं कि जो भी आईटीसी है वो क्लेम किया है बाय द कंपनी वाज ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन नंबर 75 सब सेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो यहाँ पे मंथ ऑफ मार्च में जो भी डिपार्टमेंटल जीएसटी ऑडिट चल रहा था किसका, जो भी ऑलवेज राइट प्राइवेट लिमिटेड का जब डिपार्टमेंटल ऑडिट चल रहा था तो वहाँ पे वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वहाँ पे एक आईटीसी वो जिसको वो डिसअलाउड हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, बट वो उसको अलाउ किया है, ठीक है, ये जो कंपनी अलाउ किया है। उसके बाद ऑडिट मेमो उनको एक ऑडिट मेमो दी है कंपनी को
एंड वो सबमिशन किए हैं रिप्लाई के लिए, वो सबमिशन करने के लिए वो ऑडिट मेमो दिए हैं एंड उसमें वो जो भी ऑब्जर्वेशन वो मेंशन कर दिए हैं, जो भी ऑडिट मेमो में, मेनली ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिट मेमो में जो भी ऑब्जर्वेशन वो सब कुछ वहाँ पे सबमिट कर दिए हैं। उसके बाद कंपनी वो सबमिट इट्स रिप्लाई कॉन्टेनिंग दैट दिस सेड क्रेडिट वाज नॉट ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन नंबर 75 सबसेक्शन 5 एंड हैड बीन राइटली क्लेम। तो यहाँ पे कंपनी वो कंटेंट कर रहा है कि सबमिट कर रहा है कि रिप्लाई की जो भी यहाँ पे क्रेडिट हम सही से लिए हैं, यहाँ पे वो रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है, हम सही से लिए हैं, यहाँ पे वो डिफेंस में रिप्लाई दे रहा है। उसका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट जो भी उनका जो भी रिप्लाई में वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे ऑडिट टीम वो उसके पास एक सॉल्व कर रहे हैं, शो कोज नोटिस एक भेज रहे हैं 74 में, मीन्स फ्रॉड के लिए एक शो कोज नोटिस इशू कर रहे हैं कंपनी के पास, ठीक है, कंपनी के पास। एंड वो जो केस है वो मैटर चला जाता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास, मैटर चला जाता है। एंड ऑल्सो स्टार्टेड वो रिकवरी प्रोसेस भी यहाँ पे लगा दी है 78 79 में, रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी वो लगा दी हैं फॉर रिकवरी ऑफ द ITC रॉन्गली अवेल्ड के लिए, यहाँ पे रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी लगा दिए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू द कमेंट एक्शन जो भी लिया है डिपार्टमेंट टू रिकवर द अमाउंट वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे जो भी एक्शन लिया है डिपार्टमेंट वो सही है या गलत है, वो जो डिपार्टमेंट एक्शन लिया है वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। क्योंकि रिकवरी प्रोसीडिंग्स कब लगेगा, जब एक टैक्सेबल पर्सन अगर फेल करता है अमाउंट देने के लिए, ऑर्डर पास होने के बाद 3 मंथ के अंदर अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो वहाँ पे रिकवरी प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। 3 मंथ फ्रॉम दी सर्विसिंग ऑफ ऑर्डर, अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो वहाँ पे रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पे तो इन द गिवन केस रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर दिए ओनली आफ्टर एक शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद एंड मैटर को ट्रांसफर कर दिया एडजुडिकेशन ऑफिसर के पास सेंड करके, यहाँ पे रिकवरी प्रोसीडिंग्स लगा दिए हैं। तो यहाँ पे जो भी ये जो एडजुडिकेशन ऑर्डर अभी तक पास नहीं हुआ है, ऑर्डर पास होगा उसके बाद 3 मंथ के अंदर अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे तो वहाँ पे रिकवरी प्रोसीडिंग्स लगेगा। बट यहाँ पे वो जो प्रोसीडिंग्स ही चल रहा है, एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स चल रहा है एंड यहाँ पे जो भी शोकॉज नोटिस इशू करने के बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिकवरी प्रोसीडिंग्स लगा दी हैं जो कि गलत है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन सेम है, 27 सेम है। उसके बाद है यहाँ पे ये क्वेश्चन सब आता है, कॉमनली क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसलिए डबल क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रीफली डिस्कस द मोड ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स अवेलेबल इन प्रॉपर ऑफिसर। तो यहाँ पे क्या क्या मोड ऑफ रिकवरी अवेलेबल हो जाता है प्रॉपर ऑफिसर को। तो यहाँ पे रिकवर कर सकता है, पहला है अगर कोई भी ड्यूज देना है वो पर्सन को तो उससे वो काट कर रख देंगे, जैसे रिफंड देना है पर्सन को तो उससे जो भी ड्यूज है वो रख देंगे, रिकवरी कर देंगे। उसके बाद डिटेनिंग एंड सेलिंग गुड्स बिलोंगिंग टू सच पर्सन, तो यहाँ पे रिटेन करके सेल करके उसमें से पैसा काट के रख। उसके बाद है रिकवरी फ्रॉम अदर पर्सन, तो यहाँ पे अदर पर्सन से अगर रिकवरी करेंगे उसको बोलते हैं क्या, ज्ञाननिशी ऑर्डर उसको बोलते हैं या ज्ञाननिशी प्रोसीजर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी डेटर से वो जो लोग पैसा पाने वाला था, जो भी डिफॉल्टर है वो अगर डेटर से पैसा लेने वाला था तो डेटर को मना कर देते हैं कि आप उसको पैसा मत दो, हमको दे दो पैसा। या बैंक से अगर कोई भी वो पैसे लेने वाला था या इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी अगर पैसा लेने वाला था तो वहाँ पे बैंक कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी को मना कर देते हैं, मीन्स उसको बोलते हैं कि उससे रिकवर कर देंगे, तो उसको बोलते हैं ज्ञाननिशी प्रोसीजर या ज्ञाननिशी ऑर्डर है। उसके बाद डिस्ट्रेन एनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी को ले सकते हैं एंड उसको सेल करके हम जो भी पैसा रिकवर करेंगे। उसके बाद है थ्रू कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो वो कलेक्ट करेगा जैसे एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू जैसा वो कलेक्ट करेगा। उसके बाद एप्लीकेशन देंगे किसको, अप्रोप्रिएट मैजिस्ट्रेट को, जो कि वो फाइन पेनल्टी जैसे वो इम्पोज करता है वैसे इम्पोज करेगा एंड कलेक्ट करेगा अमाउंट, ठीक है। उसके बाद एनफोर्सिंग बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट अंडर दिस एक्ट, बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट एनफोर्स करके कलेक्ट करेंगे। उसके बाद CGST का जो भी एरियर वो रिकवर कर सकता है, एरियर ऑफ SGST या वाइस वर्सा यहाँ पे रिकवर करा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे दिया है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकवरी इन इंस्टॉलमेंट अंडर सेक्शन नंबर 80 of the CGST Act, giving the circumstances in which such facility can be allowed and will not be allowed to the defaulter, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइए फैसिलिटी कब अवेलेबल होता है, जो भी पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट वाला फैसिलिटी कब अवेलेबल होता है एंड कब अवेलेबल नहीं होता है। तो पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट मेनली मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे अलाउ हो जाता है। अगर एक इंस्टॉलमेंट वो डिफॉल्ट करता है तो वहाँ पे उसको दोबारा नहीं मिलेगा इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी, उसको सब कुछ एक बार में देना पड़ेगा। एंड ये मेनली इंस्टॉलमेंट में देने के लिए उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, GST DRC 20 में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। बट 3 सिचुएशन में ये इंस्टॉलेशन फैसिलिटी मीन्स इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी हट जाएगा, जैसे अगर टैक्सेबल पर्सन अगर पहले से अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है, ठीक है, कोई भी रिकवरी प्रोसीडिंग्स में। उसके बाद अगर प्रीवियस ईयर में अगर उसको मना कर दिया है कि तुमको इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी नहीं मिलेगा तो करेंट ईयर में दोबारा नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर वो 25,000 से कम है तो वहाँ पे इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। 25,000 से कम अमाउंट क्या इंस्टॉलमेंट में वो देगा, तो ये 3 सिचुएशन में उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर में अगर नहीं मिला था, ठीक है, या 25,000 से अगर कम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे दिया है कि मिस्टर आर्यहंट वो एंगेज इन दी सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड रजिस्टर है स्टेट ऑफ ओडिशा में, एंड वो डिमांड नोटिस उसके पास जाता है GST लॉ में 50 लाख के लिए, ठीक है। कब सर्व हो रहा है, 5 अप्रैल में सर्व हो रहा है। ऑन 10 अप्रैल डिस्पाइट ऑफ नॉलेज ऑफ द सेड नोटिस, मिस्टर आर्यहंत क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है इज ancestral property located in Punjab in the name of his wife Soma for a consideration of 2 lakh without taking any
परमिशन फ्रॉम दी अथॉरिटीज अंडर जीएसटी। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 10 अप्रैल में उसको पता है कि डिमांड नोटिस आ रहा है, मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, बट यहाँ पे वो क्या कर रहा है, डिमांड नोटिस कितना अमाउंट आ रहा है, 50 लाख का डिमांड नोटिस आ रहा है, पता है वो उसको। उसके बाद वो क्या कर रहा है, जो भी उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी को वो सेल कर रहा है, उसका वाइफ के पास ट्रांसफर कर रहा है, ओनली यहाँ पे कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है 2 लाख, ठीक है, 2 लाख का कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है, एंड विदाउट परमिशन मीन्स परमिशन नहीं लिया है, ट्रांसफर करने के लिए परमिशन नहीं लिया है जीएसटी डिपार्टमेंट से। उसके बाद वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उस प्रॉपर्टी का 80 लाख है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली फाइल ए रिप्लाई देता है कि डिमांड नोटिस के अगेंस्ट में कि 15 अप्रैल में वो यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे फाइल करा है रिप्लाई कि वो एबल नहीं है कि पेमेंट करने के लिए टैक्स। तो यहाँ पे उसको 50 लाख का टैक्स देना था, बट वो उसका जो भी प्रॉपर्टी था ना 80 लाख का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसको वो ट्रांसफर कर दे रहा है उसका जो भी वाइफ को 2 लाख में, एंड वो यहाँ पे रिप्लाई दे रहा है कि यहाँ पे मेरे पास पैसा नहीं था तो इसलिए मैं नहीं दे पाया, मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन डिस्ट्रेस हो गया है, मैं नहीं दे पाऊंगा। डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी बाय मिस्टर आर्यन टू हिज वाइफ सोमा अंडर द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ। तो यहाँ पे आप डिटरमाइन करिए कि ये जो एक्शन लिया है सही है या गलत है, पूरा ही गलत है, उसको पता है सब कुछ, बट वो जानबूझकर यहाँ पे फ्रॉड करने के लिए ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 81 में देखे थे कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर करते हैं फॉर फ्रॉड के लिए हम ट्रांसफर कर रहे हैं या गवर्नमेंट को ठगने के लिए अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो ट्रांसफर को हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे जैसे वो ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, एंड ओनरशिप किसके पास है, ओनरशिप जो भी ट्रांसफर किया है उसके पास ओनरशिप है। तो यहाँ पे हम मानेंगे जैसे ओनरशिप आर्यन के पास है, बट एक एक्सेप्शन है, अगर वहाँ पे ट्रांसफर करते हैं वैलिड कंसिडरेशन है, गुड फेथ में है, एंड आप जो भी अगर कोई भी नोटिस आपके पास नहीं आया है या अगर नोटिस आया है आप परमिशन लेके आइए, जो भी अथॉरिटी नोटिस दिया है, अगर सब कुछ सही में अगर ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पे चलेगा, बट यहाँ पे तो वो सब कुछ गलत कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा है वो गलत है, वो वॉइड है, एंड वो स्टील कंसीडर करेंगे किसके हाथ में है, आर्यन के हाथ में है, एंड वो ड्यूज रिकवरी करेंगे उससे, वो प्रॉपर्टी से ड्यूज रिकवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 है, मिस्टर अजित बासु इज ए डायरेक्टर ऑफ धर्मा प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता फॉर फास्ट 5 ईयर है, ही रिजाइन फ्रॉम द कंपनी 1 अप्रैल इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, ही रिसीव ए नोटिस डिमांड ऑफ 5 जुलाई में वो रिकवरी ऑफ टैक्स ड्यूज के लिए वो रिसीव कर रहे हैं ऑफ धर्मा प्राइवेट लिमिटेड पर्टेनिंग टू द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आज दी सेड ड्यूज कैन नॉट बी रिकवर। तो ये जो क्वेश्चन है ना हम कहाँ पे करेंगे, ये जो क्वेश्चन हम करेंगे लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर का रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में इसको करेंगे, एंड वहाँ पे भी एक क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन है, तो वहाँ पे करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके चलो चलते हैं आपका लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर जो कि है लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 को चलो चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, अवतार इंडस्ट्रीज एक रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी है, एंड वो सोल्ड कर रहा है होल ऑफ इट्स बिजनेस टू रोलेक्स मैन्युफैक्चरर को वो सोल्ड कर रहा है। डिटरमाइन दी पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी, यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा जीएसटी प्लस इंटरेस्ट प्लस एनी अदर पेनल्टी कौन यहाँ पे पेबल होने के लिए लाइबल होगा। डिटरमाइन बिफोर सेल बट स्टिल अनपेड, तो ये डिटरमाइन हुआ है बिफोर सेल बट स्टिल अनपेड ड्यू फ्रॉम द अवतार इंडस्ट्रीज अप टू द टाइम ऑफ द सच ट्रांसफर। तो यहाँ पे ड्यू फ्रॉम द अवतार इंडस्ट्रीज में जो भी ड्यू है तो वो अप टू द टाइम ऑफ ट्रांसफर क्या यहाँ पे कौन लाइबल होगा। तो यहाँ पे जो भी टैक्सेबल पर्सन का अगर कोई भी ट्रांसफर हो जाता है, वो जो बिजनेस अगर ट्रांसफर हो जाता है तो वहाँ पे ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी दोनों लाइबल हो जाएंगे, जॉइंटली सेपरेटली वो लाइबल हो जाएंगे, ठीक है, जॉइंटली सेपरेटली लाइबल हो जाएंगे। वेदर वो जो लाइबिलिटी बिफोर डिटरमाइन हुआ है बट पेड नहीं हुआ है अनपेड है, या आफ्टर अगर डिटरमाइन होता है ट्रांसफर के बाद तो वहाँ पे वो लाइबल हो जाएगा, ठीक है। दो सिचुएशन, पहले ट्रांसफर से पहले डिटरमाइन हुआ है बट अभी तक अनपेड है लाइबिलिटी, या ट्रांसफर के बाद अगर डिटरमाइन होता है तो वहाँ पे लाइबल हो जाएंगे दोनों, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी जॉइंटली सेवरल लाइबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही दिया है, टैक्सेबल पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट, ट्रांसफर इस बिजनेस अगर ट्रांसफर कर देता है तो वहाँ पे जो भी ट्रांसफर जिसके पास हो जाता है एंड दोनों यहाँ पे जॉइंटली सेवरल लाइबल हो जाएंगे, ठीक है, होली और टू द एक्सटेंट ऑफ ट्रांसफर यहाँ पे लाइबल हो जाएगा। तो यहाँ पे कब तक वो लाइबल होंगे, अप टू द टाइम ऑफ सच ट्रांसफर, तो ट्रांसफर तक जो भी लाइबिलिटी है वो लाइबल हो जाएंगे दोनों। उसके बाद ट्रांसफर के बाद तो वहाँ पे तो जो भी आपका ट्रांसफर ही वो लाइबल होगा, अकेला लाइबल होगा, ठीक है। तो वो जो सच टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वेदर वो डिटरमाइन बिफोर ट्रांसफर वो डिटरमाइन हुआ है बट रिमेन अनपेड, या वो डिटरमाइन हुआ है आफ्टर ट्रांसफर, तो भी वहाँ पे दोनों जॉइंटली सेवरल लाइबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन द गिवन केस अवतार इंडस्ट्रीज एंड रोलेक्स मैन्युफैक्चरर वो दोनों जॉइंटली सेवरल लाइबल हो जाएंगे टू द एक्सटेंट ऑफ ट्रांसफर टू पे जीएसटी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी डिटरमाइंड बिफोर सेल बट स्टिल अनपेड ड्यू फ्रॉम द अवतार इंडस्ट्रीज अप टू द टाइम ऑफ द ट्रांसफर। तो यहाँ पे दोनों जॉइंटली सेवरल लाइबल हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है कि एबीसी मैन्युफैक्चरर वो एंगेज राघव एंड सॉन्स आज एन एजेंट वो एंगेज करता है टू सेल गुड्स ऑन इट्स बिहाफ, सेल करने के लिए एंगेज करता है एजेंट, एंड यहाँ पे एबीसी मैन्युफैक्चरर वो है प्रिंसिपल, राघव सॉन्स एजेंट है। राघव सॉन्स यहाँ पे सेल कर रहा है गुड्स टू स्वामी एसोसिएट्स ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरर, डिटरमाइन द लाइबिलिटी टू पे जीएसटी पेबल ऑन सच गुड्स आज पर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन नंबर 86। तो यहाँ पे एजेंट प्रिंसिपल, जब कोई भी एजेंट प्रिंसिपल
के बिहाफ में अगर कोई भी सप्लाई करेगा तो वहाँ पे जो भी लाइबिलिटी अराइज होगा तो वहाँ पे दोनों प्रिंसिपल एंड एजेंट जॉइंटली सेवरली लाइबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी एबीसी मैन्युफैक्चरर एंड राघव सन्स जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल हो जाएंगे, ठीक है, जॉइंटली सेवरली लाइबल हो जाएंगे पे करने के लिए जीएसटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है कि डिस्कस द लाइबिलिटी टू पे इन केस ऑफ अमालगमेशन और मर्जर अंडर सेक्शन नंबर 87। तो यहाँ पे लाइबिलिटी टू पे टैक्स अंडर अमालगमेशन और मर्जर क्या होगा अंडर सेक्शन नंबर 87। तो जब अमालगमेशन या मर्जर हो जाता है ऑर्डर किसके ऑर्डर के तहत, जो आपका ट्रिब्यूनल या कोर्ट के ऑर्डर के तहत अगर वहाँ पे वो अमालगमेशन या मर्जर हो जाता है एंड जब ऑर्डर आता है, अगर ऑर्डर आता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डेट से अगर वो इफेक्टिव हो जाता है, मीन्स ऑर्डर आता है इस दिन से, ठीक है, ऑर्डर आता है ये दिन में बट वो इफेक्टिव हो जाएगा इस दिन से, प्रीवियस डे से अगर वो इफेक्टिव हो जाता है तो वहाँ पे ये डेट से जिस दिन से इफेक्टिव होता है टिल डेट ऑफ ऑर्डर, तो ये पीरियड के लिए दोनों दोनों के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा। जो भी सप्लाई होगा तो दोनों जो भी अमालगामेटेड कंपनी एंड अमालगामेटिंग कंपनी दोनों के हाथ में यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर एंड दूसरा है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर जब आता है एंड इफेक्टिव जिस डेट से आता है तो वो दोनों डेट के अंदर जो भी वो सब कुछ सप्लाई की है तो वो सप्लाई के लिए दोनों के हाथ में वो सेपरेटली टैक्सेबल हो जाएंगे एंड दोनों को मानेंगे जैसे वो एक डिम डिस्टिंक्ट पर्सन दोनों को मानेंगे एंड यहाँ पे जिस दिन कैंसिलेशन ऑर्डर आएगा तो उस दिन से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा जब ऑर्डर इफेक्ट फ्रॉम द विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बोला है। तो मेनली अगर 2 और मोर कंपनी अगर अमालगमेटेड हो जाता है कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के तहत तो वहाँ पे इफेक्ट अगर हो जाएगा अर्लियर टू द डेट ऑफ ऑर्डर, मीन्स यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगा अर्लियर डेट ऑफ द ऑर्डर से वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो वहाँ पे पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्ट टिल द डेट ऑफ ऑर्डर, तो वहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो इंक्लूड हो जाएगा टर्न ऑफ द सप्लाई और रिसिप्ट रेस्पेक्टिव कंपनी के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा एंड दोनों कंपनी सेपरेटली लाइबल हो जाएंगे, ठीक है। एंड दोनों कंपनी को हम मानेंगे जैसे वो डिस्टिंक्ट पर्सन कंपनीज है अप टू द डेट ऑफ ऑर्डर तक एंड वहाँ पे जब डेट ऑफ ऑर्डर से ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है कि डिस्कस द लाइबिलिटी टू पे टैक्स इन केस ऑफ अमालगमेशन और मर्जर। तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होगा अमालगमेशन और मर्जर, सेम क्वेश्चन है वही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू लाइबिलिटी और जीएसटी इनके सब कंपनी इन लिक्विडेशन। अगर लिक्विडेशन में चला जाता है तो वहाँ पे लाइबिलिटी कैसे होगा। तो जो भी लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर है तो वहाँ पे अगर लिक्विडेशन में वो चला जाता है तो वहाँ पे लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। तो जब लिक्विडेटर अपॉइंट होगा तो उसका वो 30 डेज के अंदर वो मेनली कम्युनिकेट करता है किसको, कमिश्नर को। वो 30 डेज के अंदर कम्युनिकेट करता है कि हाँ मैं अभी अपॉइंट हो गया हूँ। उसके बाद कमिश्नर बताएगा कि वो कैलकुलेट करेगा वो कंपनी का कितना लाइबिलिटी है टुवर्ड्स जीएसटी, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के टुवर्ड्स कितना लाइबिलिटी है वो कैलकुलेट करेगा। उसके बाद 3 मंथ के अंदर कमिश्नर बताएगा लिक्विडेटर को, ठीक है, लिक्विडेटर को बताएगा। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट अगर कंपनी होगा तो वहाँ पे कंपनी के ऊपर अगर कोई भी लाइबिलिटी है तो वहाँ पे जो भी डायरेक्टर है वो जॉइंटली एंड सेवरली वो लाइबल हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई भी डायरेक्टर अगर वो अगर बता देता है कि कोई भी लाइबिलिटी उसका पर्सनल नेग्लिजेंस की वजह से कोई भी उसका भूल नहीं है तो वहाँ पे वो लाइबल नहीं होगा पर्सनली, नहीं तो पर्सनल लाइबल होंगे डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया है जब कंपनी लिक्विडेशन में जाता है तो वहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर के तहत या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के तहत तो वहाँ पे जो भी अपॉइंट होगा लिक्विडेटर या रिसीवर तो वो इंटीमेशन देगा कमिश्नर को अपॉइंटमेंट का 30 डेज के अंदर। उसके बाद कमिश्नर सब कुछ कैलकुलेशन करेगा, जो भी टैक्सेस है सब कुछ सफिशिएंट जो भी होगा तो वो कैलकुलेशन करेगा। उसके बाद वो उसको बताएगा विद इन 3 मंथ बताएगा, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी अगर वो वाइंडिंग अप हो जाता है तो वहाँ पे जो भी डायरेक्टर है वो सब पर्सनली यहाँ पे लाइबल हो जाएंगे, जॉइंटली सेवरली लाइबल हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई भी डायरेक्टर अगर वो प्रूव कर देता है कि कमिश्नर को कि यहाँ पे जो भी नॉन रिकवरी है वो उसका ग्रॉस नेग्लेक्ट या मिसफिजेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से नहीं हुआ है, मीन्स उसका कोई भी गलती नहीं है, अगर वो प्रूव कर देता है कमिश्नर को तो वहाँ पे वो लाइबल नहीं होगा पर्सनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। तो यहाँ पे दिया है कि विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एक्सप्लेन द लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर का लाइबिलिटी क्या रहेगा। तो प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर का लाइबिलिटी रहेगा कि जब कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर कुछ लाइबिलिटी है उसके ऊपर तो वहाँ पे वो पर्सनली जॉइंटली सेवरली हो जाएंगे। ये जो डायरेक्टर सब कुछ वो पर्सनली जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल हो जाएंगे पेमेंट ऑफ इन टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर वो प्रूफ दे देते हैं कि हाँ हमारे वजह से कोई भी गलती नहीं हुआ है, हमारा कोई भी गलती नहीं हुआ है, तो वहाँ पे कमिश्नर अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो वहाँ पे वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा। उसके बाद अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अगर कन्वर्ट हो जाता है प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे प्राइवेट कंपनी अगर वो कन्वर्ट हो जाता है पब्लिक कंपनी तो वहाँ पे डायरेक्टर के ऊपर कोई भी नहीं आएगा, यहाँ पे लाइबिलिटी कुछ भी नहीं आएगा। बट अगर डायरेक्टर का जो भी पर्सनल लाइबिलिटी है तो वहाँ पे वो पर्सनल लाइबिलिटी के लिए वो लाइबल हो जाएंगे, ठीक है, पर्सनल लाइबिलिटी के लिए वो पेनाल्टी के लिए लाइबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया है कि मिस्टर अजित बासु एक डायरेक्टर है धर्मा प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता में है फॉर फास्ट 5 ईयर के लिए वो डायरेक्टर था धर्मा
प्राइवेट लिमिटेड में पास्ट 5 ईयर के लिए। रिजाइन फ्रॉम द कंपनी कब रिजाइन करता है? 1 अप्रैल में वो करंट फाइनेंशियल ईयर में रिजाइन करता है। उसके बाद ही रिसीव ए नोटिस ऑफ डिमांड ऑन 5 जुलाई फॉर द रिकवरी ऑफ टैक्स ड्यूज ऑफ धर्मा प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे वो उसके पास नोटिस आता है कि 5 जुलाई में की यहाँ पे रिकवरी करने के लिए, यहाँ पे उनसे जो भी टैक्स ड्यूज का रिकवरी करने के लिए नोटिस आता है, ठीक है, जो कि टैक्स ड्यूज था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। अनस्टेट ड्यूज वो रिकवर नहीं हो पाता है कंपनी से, ठीक है, कंपनी का पुअर परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल कंडीशन है, तो इसलिए यहाँ से रिकवर नहीं हो पाता है, तो इसलिए जो भी डायरेक्टर वो रिटायर ऑलरेडी ले चुके हैं उनके पास आता है नोटिस टैक्स देने के लिए। उसके बाद मिस्टर अजित वासु इज ऑफ द व्यू दैट टैक्स ड्यूज ऑफ धर्मा प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट बी रिकवर फ्रॉम हिम आज ही नो मोर है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे अजित वासु बोल रहे हैं कि यहाँ पे उनसे कोई भी रिकवर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये अभी डायरेक्टर नहीं है कंपनी का, क्योंकि ऑलरेडी वो रिजाइन दे चुके हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज हिम ऑन द सेम टेकिंग इनटू द काउंट ऑफ रिलेवेंट प्रोविजन। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, एडवाइस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लाइबल हो जाएंगे डायरेक्टर, क्योंकि वो अभी रिटायरमेंट ले चुके हैं, ठीक है, बट वो जो भी प्राइवेट कंपनी का लाइबिलिटी है वो उनके वजह से हुआ है ना, तो वहाँ पे डायरेक्टर जो भी जॉइंटली सेवरल लाइबल होंगे, जितना डायरेक्टर थे प्रीसीडिंग ईयर में, तो वहाँ पे जॉइंटली सेवरल लाइबल हो जाएंगे। बट अगर यहाँ पे जो भी डायरेक्टर अजित वासु अगर यहाँ पे प्रूव कर देते हैं किसको, जो भी कमिश्नर को, कि यहाँ पे मेरा कोई भी गलती नहीं है, तो वहाँ पे कमिश्नर अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो वहाँ पे उनके ऊपर कोई भी डिमांड रिकवरी का प्रोविजन नहीं लगेगा, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एक्सप्लेन द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑफ फार्म टू पे टैक्स। तो यहाँ पे पार्टनर जो भी होगा फार्म का, तो वहाँ पे क्या रहेगा लाइबिलिटी। तो जब फार्म लाइबल होता है कोई भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी देने के लिए, तो वहाँ पे फार्म एंड पार्टनर जॉइंटली सेवरल लाइबल हो जाते हैं, ठीक है, फार्म पार्टनर जॉइंटली सेवरल लाइबल हो जाते हैं। ये है पहला सिचुएशन। उसके बाद अगर कोई भी रिटायरमेंट ले जाता है पार्टनर, तो वहाँ पे उसको इंटीमेशन देना पड़ेगा विद इन 1 मंथ। किसके पास? जो भी कमिश्नर के पास वो इंटीमेशन देना पड़ेगा। अगर वो इंटीमेशन दे देता है विद इन 1 मंथ के अंदर, तो वहाँ पे वो लाइबल होगा ओनली टू द डेट ऑफ जो भी रिटायरमेंट, उस दिन तक वो लाइबल होगा। अगर वो इंटीमेशन नहीं देता है 1 मंथ के अंदर, तो वहाँ पे वो लाइबल होगा टिल द डेट ऑफ इंटीमेशन। समझ आ गए? तो यहाँ पे फार्म के टाइम फार्म एंड पार्टनर जॉइंटली सेवरल लाइबल हो जाएगा। अगर कोई भी पार्टनर अगर वो रिटायरमेंट ले लेता है, तो वहाँ पे उसको इंटीमेशन देना पड़ेगा विद इन 1 मंथ। किसको? कमिश्नर को। अगर इंटीमेशन दे देता है तो वो लाइबल होगा टिल द डेट ऑफ इंटीमेशन, जो रिटायरमेंट। अगर वो इंटीमेशन नहीं देता है 1 मंथ के अंदर, तो वहाँ पे वो यहाँ पे लाइबल होगा टिल द डेट ऑफ इंटीमेशन, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे वही दिया है, अगर पार्टनर एंड फार्म वो जॉइंटली लाइबल हो जाएंगे कोई भी पे करने के लिए टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, ठीक है। उसके बाद है रिटायरिंग, अगर पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है, तो वहाँ पे अगर वो इंटीमेशन दे देता है कमिश्नर को, तो वहाँ पे वो लाइबल होगा टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर वो इंटीमेशन नहीं देता है विद इन 1 मंथ, तो वहाँ पे वो लाइबल होगा टिल द डेट ऑफ इंटीमेशन, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर ऑफ ए फार्म टू पे टैक्स इंटरेस्ट इफ एनी लेवेबल ऑन द फार्म। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सेम है, लाइबिलिटी क्या रहेगा आपका, फार्म का क्या लाइबिलिटी रहेगा, तो सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद है यहाँ पे डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ फार्म टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। तो ये भी सेम है, सेम क्वेश्चन, सब कुछ ये सेम क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है, तो एग्जाम क्वेश्चन हम डाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस टू द जीएसटी लाइबिलिटी व्हेन द स्टेट ऑफ ए टैक्सेबल पर्सन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स। तो यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन का अगर वो जो भी प्रॉपर्टी है वो अगर कंट्रोल किसके पास है, कोर्ट ऑफ वार्ड्स या मैनेजर या ट्रस्टी के पास है, तो वहाँ पे जो भी कोर्ट ऑफ वार्ड या आपका जो भी ट्रस्टी या मैनेजर जिसके पास यहाँ पे कंट्रोल है, तो वो लाइबल हो जाएगा उसका लाइबिलिटी के लिए, क्योंकि वो पर्सन का जो भी पावर कुछ ही नहीं है, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी उसका पावर नहीं है, ठीक है, कोई भी उसके पास नहीं है, तो इसलिए जिसके पास पावर है वो लाइबल होगा, और क्या। तो यहाँ पे अगर कोई भी स्टेट ऑफ ए पर्सन वो अगर बिजनेस इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट इज पेएबल अंडर द कंट्रोल ऑफ कोर्ट वार्ड्स एडमिनिस्ट्रेटर जनरल और ऑफिशियल ट्रस्टी रिसीवर मैनेजर जो भी अपॉइंट किया है कोर्ट, तो वहाँ पे वो जो पर्सन अगर नहीं दे पाता है अगर, तो वो रिकवर किससे होगा, जो भी वार्ड एडमिनिस्ट्रेटर जनरल या ऑफिशियल ट्रस्टी या रिसीवर या मैनेजर वो पेमेंट करेगा, जो भी लाइबिलिटी वो पेमेंट करेगा, ठीक है, जिसके पास कंट्रोल है वो पेमेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, एक पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी इंटरेस्ट पेनल्टी अंडर जीएसटी लॉ, वो डाइज मर जाता है, तो यहाँ पे डिटरमाइन द लाइबल टू पे जीएसटी। तो यहाँ पे डिटरमाइन करिए कि जो भी लाइबिलिटी टू पे जीएसटी इंटरेस्ट पेनल्टी ड्यू फ्रॉम सच पर्सन, जो भी ड्यू होता है उस पर्सन से, एंड डिटरमाइन अगर होता है आफ्टर हिज डेथ, इफ बिजनेस अगर वो कैरी करता है कंटिन्यू करता है आफ्टर हिज डेथ बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और अगर उसका बिजनेस कैरी कर रहा है। उसके बाद वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय सच पर्सन हु इज डाइड इज डिसकंटिन्यूज आफ्टर हिज डेथ। तो यहाँ पे अगर उसका बिजनेस बंद हो जाता है डेथ के बाद, तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, अगर कोई पर्सन मर जाता है उसके बाद उसका जो बिजनेस अगर कोई भी कैरी करता है, तो जो भी लाइबिलिटी है उस बिजनेस का कौन यहाँ पे पेमेंट करेगा, जो भी कैरी करते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये पहला सिचुएशन है। एंड सेकंड सिचुएशन है, अगर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका बिजनेस अगर कैरी नहीं करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, लाइबिलिटी टू पे
टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कौन देगा। तो पहला सिचुएशन में अगर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका बिजनेस कंटिन्यू करते हैं तो वहाँ पे जो भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी टुवर्ड्स इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी के लिए जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पेमेंट करेंगे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। दूसरा सिचुएशन में अगर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर वो कंटिन्यू नहीं करते हैं उनका बिजनेस, अगर नहीं करेंगे कंटिन्यू, तो वहाँ पे क्या होगा, वो तो लाइबल नहीं होंगे, तो उसका जो भी प्रॉपर्टी है, स्टेट है जो भी है, उस स्टेट या प्रॉपर्टी से उससे जो भी रिकवर होगा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, ठीक है, उसका जो भी स्टेट या प्रॉपर्टी से वो रिकवर होगा, ठीक है, रिकवर होगा। पहला सिचुएशन में जो भी अगर कंटिन्यू करते हैं तो वहाँ पे कौन लाइबल होगा, तो यहाँ पे लाइबल हो जाएंगे, अगर कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव चलाते हैं तो वहाँ पे सच लीगल रिप्रेजेंटेटिव या अदर पर्सन वो लाइबल हो जाएंगे देने के लिए। उसके बाद अगर बिजनेस अगर डिसकंटिन्यू हो जाता है तो वहाँ पे जो भी उसका स्टेट है या प्रॉपर्टी है उसको सेल करके जो भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वो दिया जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्कस द लाइबिलिटी टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ऑन डेथ ऑफ ए पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सेम है प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे जो भी बैलेंस क्वेश्चन सब कुछ सेम है, डेथ का सिचुएशन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी हु शैल बी लाइबल टू पे सेट ड्यूज, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन नंबर 93। तो यहाँ पे भी सेम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, discuss the liability to pay tax interest penalty on death of a person liable to pay tax interest penalty as per provision सेम है, ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो यहाँ पे आपका पूरा खत्म हो जाता है लाइबिलिटी टू पे टैक्स इन सर्टेन केसेस। एंड आज का जो भी क्वेश्चन आंसर का सीरीज यहीं पे खत्म होता है। आज जो भी मेन टाइम वहाँ पे लगाए हैं हम डिमांड रिकवरी चैप्टर में ज़्यादा टाइम लगाए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम 3 चैप्टर हम खत्म किए हैं, ठीक है। एंड आपको सब्सक्राइब करना है, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना है। हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको अभी जाकर सॉल्व करना है, क्योंकि अगर अभी से आप सॉल्व कर लेंगे तो बाद में आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, प्लस ये रिवीजन आपका होता रहेगा तो वो मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी इसको रिवीजन कर दीजिए। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको अभी जाकर रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। आज ही अभी रिवीजन करना है, जैसे 2-3 घंटे में पूरा आपका हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। इससे अगर दिन में अगर 1.5 घंटा 2 घंटा दे देंगे तो वहाँ पे आपका पूरा आईडीटी, जब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सीरीज खत्म होगा तो आपका भी आईडीटी पेपर पूरा खत्म हो जाएगा। दोबारा आपको एक बार नहीं देना पड़ेगा, 7-8 दिन या 15 दिन नहीं देना पड़ेगा अलग से, ठीक है। एंड आपको कमेंट कंपलसरी देना पड़ेगा, अच्छा लगे या बुरा लगे आपको कमेंट देना पड़ेगा। एंड ये जो प्रोविजन है ना, आप अगर रिवीजन क्लास नहीं पढ़ेंगे तो आपका प्रोविजन के ऊपर ग्रिप नहीं आएगा। एंड ये चैप्टर को बहुत सारा टीचर क्या करते हैं, ये चैप्टर को बहुत सारा टीचर क्लास में ही नहीं पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ाते हैं, ओनली प्रोविजन बताकर खत्म कर देते हैं। बट ये क्वेश्चन आंसर नहीं सॉल्व करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा बट स्टूडेंट को ये करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आंसर एक बार कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है।